वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब। और आज का हमारा टॉपिक है द लिविंग वर्ल्ड, जो 11th एनसीईआरटी का वेरी फर्स्ट टॉपिक है, ठीक है। और इसको एनसीईआरटी व्हाट इज लिविंग, यानी हम इसमें जनरल कैरेक्टरिस्टिक को समझेंगे, फिर डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, कितने डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म अर्थ में प्रेजेंट हैं, देन उसके बाद टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज, टेक्सोनॉमिक हियरार्की को हम स्टडी करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सीधे। तो लिविंग वर्सेस नॉन लिविंग की बात करते हैं। तो लिविंग में आपको एक जनरल कैरेक्टरिस्टिक आपको क्लियरली देखने को मिलती है, दैट इज उसमें ग्रोथ देखने को मिलता है, रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, चेतना दैट इज कॉन्शियसनेस देखने को मिलती है। कॉन्शियसनेस क्या होती है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्रोकैरियोट सिंगल सेल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हो या सिंगल सेल यूकैरियोटिक या मल्टीसेलर, चाहे प्लांट हो, चाहे एनिमल हो, चाहे फंजाई हो, कुछ भी हो, उसमें अपने सराउंडिंग के लिए अवेयरनेस होती है। उसको मालूम होता है कि वो जहां रह रहा है वहां क्या चल रहा है, ठीक है। दैट इज, ये कहलाती है सेंसिटिविटी। और जो भी, जैसे सपोज टेम्परेचर चेंज हुआ, तो टेम्परेचर यदि उसके रहने के लायक नहीं बच रहा है तो उसको क्या एक्शन लेना है, मतलब जो भी उसके सराउंडिंग में हो रहा है उसके लिए वो अवेयर है और होने वाले चेंजेस के लिए एक सुटेबल रिस्पॉन्स को भी वो देता है, एक सुटेबल रिप्लाई को देता है, ठीक है। सिंपल सा है, जैसे यहाँ पर अमीबा है, ठीक है, यहाँ टेम्परेचर में बढ़ा दूंगी तो वो यहीं नहीं रुका रहेगा, यहाँ से मूव कर जाएगा, कहीं दूर चला जाएगा, क्योंकि बढ़ता हुआ टेम्परेचर जो है उसके लिए लीथल हो सकता है, उसके लिए घातक हो सकता है, ठीक है। तो इन जनरल हम देखते हैं तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में हमें ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, कॉन्शियसनेस, मेटाबॉलिज्म, ठीक है, ये देखने को मिलता है। इसके अलावा हम देखते हैं एबिलिटी टू सेल्फ रिप्लिकेट, ठीक है, सेल्फ ऑर्गेनाइज एंड इंटरेक्ट एंड इमर्जेंस। तो इमर्जेंस दैट इज उद्भवन, इसमें क्या रहता है, देखो यहां पर सेल्फ ऑर्गेनाइज, इंटरेक्ट एंड इमर्जेंस। इस पॉइंट को समझने के लिए आप देखो सेल क्या है, केमिकल्स का ही तो कॉम्बिनेशन है। आप सेल मेम्ब्रेन पढ़ते हो तो उसमें क्या है, प्रोटीन है, लिपिड है, कार्बोहाइड्रेट है। आप माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन देखते हो तो यही है, प्रोटोप्लाज्म में मिनरल एलिमेंट्स हैं, विटामिन है, मतलब अल्टीमेटली सेल जो है केमिकल से ही मिलकर के बनी है। तो हम यहाँ पर यदि सेल के फॉर्मेशन में देखते हैं तो यहाँ पर जो एटम है, मॉलिक्यूल है, कंपाउंड्स हैं, ये इंटरेक्ट होकर के क्या बनाते हैं, सेल ऑर्गेनेल बनाते हैं। सेल ऑर्गेनेल मिलकर के एक सेल को बनाते हैं, कई सेल्स मिलकर के एक टिश्यू को बनाती हैं, कई डिफरेंट टाइप के टिश्यू मिलकर के ऑर्गन को बनाते हैं, और कई ऑर्गन मिलकर के एक ऑर्गन सिस्टम को बनाते हैं। तो यहाँ आप जाते हो क्या सेल में सारे केमिकल्स को कंबाइन करने के लिए, उनको ऑर्गेनाइज करने के लिए, अपने आप ही ये सब होता है, सेल्फ ऑर्गेनाइज, उनका इंटरेक्शन और इमर्जेंस। इमर्जेंस में देखो ये यहाँ पर एटम, मॉलिक्यूल एंड कंपाउंड के लेवल था, तो वो क्या इमर्ज हुआ, ये सब के कॉम्बिनेशन से सेल ऑर्गेनेल मिल गया हमें। सेल ऑर्गेनेल ऑर्गेनाइज होकर के सेल, तो हम देख रहे हैं सिंपल से हर एक जो है नेक्स्ट लेवल में उन नीचे वाले लेवल के इंटरेक्शन से हमें एक नया ऊपर का लेवल देखने को मिलता है। अब सिंपल से यहां देख लो, ये सेल ऑर्गेनेल है, ठीक है, और ये सेल है, ये सेल ऑर्गेनेल है माइटोकॉन्ड्रिया सपोज, और ये एक सेल है जिसके अंदर सब सारे सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट है। तो क्या माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल की प्रॉपर्टी को शो कर सकता है क्या? नहीं ना, माइटोकॉन्ड्रिया सिर्फ अपना काम कर सकता है। वो एक सेल, माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरे सेल ऑर्गेनेल के इंटरेक्शन से हमें एक नई इमर्जेंट प्रॉपर्टी देखने को मिलती है, दैट इज सेल, ठीक है। अब जैसे सपोज हम ले लेते हैं यहां पर कोई से भी एपिथेलियल टिश्यू ले लेते हैं, ठीक है। टिश्यू इज ग्रुप ऑफ सेल्स, ठीक है, जो कॉमन ओरिजिन एंड कॉमन फंक्शन को परफॉर्म करता है। टिश्यू की डेफिनेशन यही होती है। तो क्या यहाँ पर ये जो सिंगल एपिथेलियल सेल है वो क्या एपिथेलियल टिश्यू के रूप में काम कर सकती है क्या? नहीं, ग्रुप ऑफ सेल्स ही जो होते हैं, जब कई सेल एक साथ आकर के इंटरेक्ट करते हैं तो वो एक नया इमर्जेंट लेवल हमें टिश्यू लेवल देते हैं। टिश्यू कई डिफरेंट टाइप के, एपिथेलियल टिश्यू, नर्वस टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, ये सब मिल करके क्या करते हैं, फिर एक ऑर्गन को बनाते हैं। फिर कई सारे ऑर्गन जैसे इसोफेगस हुआ, स्टमक हुआ, इंटेस्टाइन हुआ, ये सब मिल करके एक ऑर्गन सिस्टम को बनाते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं लोअर लेवल में इंटरेक्शन से हमें एक हायर लेवल दिखाई देता है। केमिकल्स के इंटरेक्शन से हमें सेल ऑर्गेनेल मिले, सेल ऑर्गेनेल के इंटरेक्शन से हमें सेल मिली, सेल के इंटरेक्शन से हमें टिश्यू मिला, टिश्यूज के इंटरेक्शन से हमें ऑर्गन मिला, ऑर्गन्स के इंटरेक्शन से हमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। तो दिस इज कॉल्ड इमर्जेंट प्रॉपर्टी। एनसीईआरटी में आगे है बट मैंने अभी आपको यहीं एक्सप्लेन कर दिया। तो एक लिविंग में हमने देखा ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है, कॉन्शियसनेस है, मेटाबॉलिज्म है, सेल्फ ऑर्गेनाइज होती है, इंटरेक्शन होता है और एक इमर्जेंट लेवल हमें देखने को मिलता जाता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में। इसके साथ हम देखते हैं कि जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन वाले जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, मतलब उनमें हम देखते हैं जेनेटिक मटेरियल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। डीएनए क्या है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर, ठीक है। तो सभी
लिविंग ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मटेरियल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। बस ये है कि हम एक एलिफेंट देख रहे हैं या एक रैट देख रहे हैं या एक मैंगो ट्री देख रहे हैं, तो वहां पर डीएनए जो है उसमें डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस में ही डिफरेंस होने के कारण हम ये इतनी बायोडाइवर्सिटी देखते हैं। तो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म एक जगह पर एक कॉमन चीज जो शेयर करते हैं, दैट इज डबल स्ट्रैंडेड डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल। अब हम ग्रोथ की बात करते हैं, तो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में हमें ग्रोथ देखने को मिलती है, ठीक है। अब ग्रोथ यदि हम बोलते हैं तो ग्रोथ को क्या डिफाइन करोगे आप? इंक्रीज इन मास, एक ये डिफाइन करते हैं और दूसरा डिफाइन करते हैं हम इसको इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स, ठीक है। इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स जो होते हैं, ये ट्विन दो कैरेक्टरिस्टिक होती हैं ग्रोथ की, ठीक है। अब यह मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म हो चाहे यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म हो, सेल डिवीजन के थ्रू ही ग्रोथ शो करते हैं, ठीक है। मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म में आप प्लांट्स को देखते हो तो प्लांट्स की ग्रोथ को हम क्या बोलते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं? इनडिटर्मिनेट एंड लोकलाइज्ड। इनडिटर्मिनेट दैट इज प्लांट जब तक जिंदा रहेगा तब तक उसमें ग्रोथ होती रहेगी, जबकि इसके वर्सेस यदि एनिमल में लो तो एनिमल में एक सर्टेन एज तक ही ग्रोथ देखने को मिलती है, उसके बाद जो ग्रोथ है वो रुक जाती है, ठीक है। प्लांट के केस में हम लोकलाइज ग्रोथ बोलते हैं, एनिमल के केस में हम डिफ्यूज्ड बोलते हैं। लोकलाइज क्योंकि हमें मालूम है, जब हम एनाटॉमी पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि प्लांट की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल जो मेरिस्मेटिक टिश्यू है वो सर्टेन प्लेसेस में ही पाए जाते हैं, जैसे कि शूट अपेक्स, रूट अपेक्स, एक्सिलरी बड। जबकि एनिमल के केस में आप मसल सेल और नर्वस टिश्यूज को छोड़ दो, न्यूरॉन्स को छोड़ दो, तो बाकी सभी सेल्स में डिवीजन की कैपेबिलिटी होती है, ठीक है। तो आइदर इट इज मल्टीसेलर और यूनिसेलर, ग्रोथ जो है सेल डिवीजन के थ्रू देखने को मिलेगी। प्लांट की ग्रोथ इनडिटर्मिनेट एंड लोकलाइज्ड है, जबकि एनिमल की ग्रोथ जो है डिटर्मिनेट एंड डिफ्यूज हो जाती है, ठीक है। फिर इसके बाद हम देखते हैं यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म का भी बताया। आप सिंपल सा है, जैसे अमीबा जो कि एक यूनिसेलर यूकैरियोट्स है, या एक बैक्टीरिया को ले लो, आपने एक बैक्टीरिया को लिया अभी एक टेस्ट ट्यूब में, और आप 1 घंटे बाद देखो तो आपको यहाँ पर ये जो भी है बैक्टीरिया है या अमीबा है, उसकी संख्या में आपको उनकी संख्या में आपको इंक्रीज देखने को मिलेगा, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पर ये एक चीज और बोल रहे हैं, इसको यहीं पर हम समझेंगे। दैट इज इन मेजॉरिटी ऑफ हायर एनिमल एंड प्लांट ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। तो हायर ऑर्गेनिज्म में आप देख रहे हो ये 2 एंजाइगोट है, जिसमें माइटोसिस सेल डिवीजन होने से एम्ब्रियो बनता है, फिर एम्ब्रियो का डिफरेंशिएशन यानी हाथ पर क्लियरली दिखाई देने लगते हैं, दैट इज फीटस, और फिर एक इन्फेंट जो है पार्ट्रीशन के थ्रू जन्म लेता है, ठीक है। फिर उसमें हम देखते हैं फिर सेल डिवीजन होता रहता है, वो प्यूबर्टी आती है, मतलब चाइल्ड बनेगा, देन उसके बाद वो एक एडल्ट में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो ये पूरी की पूरी ग्रोथ चल रही है। चाइल्डहुड के बाद हमने प्यूबर्टी देखी, देन उसकी बॉडी कैपेबल हो जाती है गैमेटोजेनेसिस, फीमेल है तो oogenesis और मेल है तो स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, ठीक है। तो जब वो प्यूबर्टी पास ऑन करता है, प्यूबर्टी फेज से प्यूबर्टी आ जाती है, तब गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस स्टार्ट होती है। तो यहाँ ये चीज जो हम देख रहे हैं, यदि हम इन्फेंट से भी स्टार्ट करें तो हम ये ग्रोथ देख रहे हैं, ठीक है। ग्रोथ एक अलग चीज है। फिर उसके बाद हम रिप्रोडक्शन देख रहे हैं, जब उसकी बॉडी में गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस स्टार्ट हुई, तो दैट इज ग्रोथ और रिप्रोडक्शन 2 अलग इवेंट है, ठीक है। एंड हायर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन 2 अलग इवेंट है। रिप्रोडक्शन के थ्रू वो ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस होकर के अपनी जैसा एक और इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो यहां पर यही बोल रहे हैं कि मेजॉरिटी ऑफ हायर एनिमल एंड प्लांट ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर 2 डिफरेंट थिंग, ठीक है। जबकि आप यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म आइदर इट इज प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। यूनिसेलर है तो ये सिंगल सेल, ये एक सेल भी है, सिंगल एक सेल है ये, ठीक है, और ये एक इंडिविजुअल भी है, दैट इज एक ऑर्गेनिज्म भी है, ठीक है। ये जो इमेज है ये एक सेल को भी रिप्रेजेंट कर रही है और एक ऑर्गेनिज्म को भी रिप्रेजेंट कर रही है। इसमें सेल डिवीजन हुआ, सपोज सेल डिवीजन हुआ, माइटोसिस सेल डिवीजन हुआ या माइटोसिस सेल डिवीजन हुआ, कुछ भी हुआ, और अल्टीमेटली हमने देखा 2 सेल बन गई, ठीक है। तो एक सेल से 2 सेल बन गई, इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल हुआ, तो ये ग्रोथ कहलाता है। इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल इज नोन एज ग्रोथ, ठीक है। अब यहां पर देखो एक इंडिविजुअल था, अब ये 2 इंडिविजुअल हो गए, दैट मीन्स रिप्रोडक्शन भी हो गया। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए ग्रोथ और रिप्रोडक्शन सिनोनिम है।
जब भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होगी, दैट इज इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल होगी, तो हम साथ में एक ये भी देखेंगे कि रिप्रोडक्शन भी हो गया, दैट इज इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल भी हो गया। जबकि हायर ऑर्गेनिज्म में या मल्टीसेलर, सीधे से बोलो मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन दो डिफरेंट इवेंट है, जबकि यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म आइदर इट इज प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स, यहां पर ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन जो है सिनोनिम हो जाते हैं। ठीक है, अब यहां पर ये तो हमने यूनिसेलर वर्सेस मल्टीसेलर की बात कर ली। अब हम यहां थोड़ा सा ग्रोथ को लिविंग एंड नॉन लिविंग के रिलेशन में स्टडी करें। तो ग्रोथ हमने क्या बोला, इंक्रीज इन मास। ठीक है, चाहे वो अंदर से हो चाहे वो बाहर से हो। सपोज मैंने ये एक बोल्डर रखा हुआ है, ठीक है, यहां पर मटेरियल का डिपोजिशन हो गया, डस्ट वगैरह डिपॉजिट हो गई, तो वॉट एवर कुछ भी हुआ यहां पर इंक्रीज इन मास तो देखने को मिला मुझे। ठीक है, तो इंक्रीज इन मास, जब ग्रोथ को डिफाइन करते हैं तो हम क्लियर नहीं बोलते हैं कि इनसाइड की आउटसाइड। इंक्रीज इन मास हुआ, दैट इज ग्रोथ हुई, तो यहां तो नॉन लिविंग भी ग्रोथ शो कर रहा है। जबकि लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये होता है कि प्रोटोप्लाज्म में इंक्रीज होता है, सेल डिवाइड होती है, इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल होता है और साथ ही इंक्रीज इन मास होता है। यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो ग्रोथ है वो फ्रॉम इनसाइड होती है और नॉन लिविंग में फ्रॉम आउटसाइड होती है, बट अल्टीमेटली ग्रोथ हुई। ठीक है, तो हम जब लिविंग ऑर्गेनिज्म को पढ़ते हैं तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए कुछ हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, यानी मस्ट हैव प्रॉपर्टी, जो कि उनकी ही कैरेक्टरिस्टिक होगी, उसके अलावा कहीं नहीं होगी। और लिविंग में यदि ये कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट नहीं है तो हम उसको लिविंग कहेंगे ही नहीं। तो ये जो डिफाइनिंग फीचर में हम देखते हैं मेटाबॉलिज्म, ठीक है, एंड सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शियसनेस, दीज थ्री आर द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग थिंग की। ठीक है, अब हम ग्रोथ को क्यों हम बोल रहे हैं कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ शो कर रहे हैं, लेकिन हम ग्रोथ को डिफाइनिंग फीचर नहीं बोल पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम देख रहे हैं चाहे भले आउटसाइड से लिविंग नॉन लिविंग ग्रो कर रहे हो, लेकिन ग्रोथ तो शो कर रहे हैं। तो हम डिफाइनिंग फीचर के लिए यही बोलते हैं मस्ट हैव प्रॉपर्टी, और जो कि नॉन लिविंग में नहीं देखने को मिलनी चाहिए। तो ग्रोथ क्योंकि नॉन लिविंग भी शो करते हैं, दैट इज वाई हम ग्रोथ को डिफाइनिंग फीचर में इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये है, तो ग्रोथ कैन नॉट बी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब ग्रोथ किस कंडीशन में हो रही है वो कंडीशन को मेंशन करना जरूरी है। आउटसाइड ग्रोथ है, दैट इज नॉन लिविंग हो गया। इनसाइड ग्रोथ है, अंदर से ही ग्रोथ हो रही है, दैट इज वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ है। एक डेड ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिलती। अब हम सेकेंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं, रिप्रोडक्शन की। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन में रिप्रोडक्शन सेक्सुअल भी हो सकता है, एसेक्सुअल भी हो सकता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जेनेटिक मटेरियल, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का यदि अल्टीमेटली आप ऑब्जेक्टिव देखो तो जेनेटिक मटेरियल की को एक्सचेंज करना होता है। ठीक है, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जैसा पेरेंट होता है उसकी जेरोक्स कॉपी के रूप में प्रोजेनी या बेबीज प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ओनली माइटोसिस सेल डिवीजन इन्वॉल्व होता है, और माइटोसिस जो है इक्वेशनल डिवीजन होता है। जो भी सेल्स बनेंगी वो एग्जैक्ट जेरोक्स कॉपी होती है अपनी पेरेंटियल सेल की। ठीक है, तो सेक्सुअल, पहले हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन रिफर टू द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी, ठीक है, possessing फीचर मोर और लेस सिमिलर टू दोज ऑफ पेरेंट। तो यहाँ मोर और लेस, लगभग सिमिलर फीचर पेरेंट्स के। तो सिंपल है, जैसे यदि आप लोग भी अपने आप को देखो तो आप अपने पेरेंट्स के समान भी हो और कुछ कई बातों में अपने पेरेंट्स से डिफर भी कर रहे हो। ठीक है, तो कुछ करेक्टर आपकी मदर के जैसे हैं आप में, और कुछ आपके फादर के जैसे करेक्टर हैं, लेकिन खुद की भी आपके यूनिक करेक्टर हैं। दैट इज मोर और लेस सिमिलर टू दोज ऑफ पेरेंट। जबकि यदि यही एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता तो ये लिखते हैं कि दैट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्रोजेनिस जो होती है अपने पेरेंट की जेरोक्स कॉपी होती हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दो डिफरेंट सोर्सेस से जेनेटिक मटेरियल आ रहा है, और फिर जब हम देखते हैं मियोसिस होती है तो क्रॉसिंग ओवर जो है वो भी जेनेटिक वेरिएशन लाने में कैपेबल होता है। दैट इज वाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होने वाली प्रोजेनिस जो होती है अपने पेरेंट्स से कुछ चीज़ों में डिफर कर जाती हैं। ठीक है, वो जो उनकी जो डिफर कर रही हैं दैट इज उस प्रोजेनी की वो यूनिक प्रॉपर्टीज हो जाती हैं। ठीक है, इनवेरिएबली एंड implicitly we refer to sexual reproduction। ये स्टेटमेंट इज फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ऑर्गेनिज्म में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। अब जैसे यदि आप फंजाई की बात करो तो फेवरेबल सीजन है तो फंजाई खूब सारे एसेक्सुअल स्पोर लाइक जू स्पोर बनाएंगे, कोनेडियाज बनाएंगे। जैसे आप एस्कोमाइसिटीज में देखो कोई कोनेडिया बनेगा, फाइकोमाइसिटीज में जू स्पोर बनेंगे, और फेवरेबल सीजन है तो खूब सारे स्पोर्स बना करके वो अपना प्रोपोगेशन या रिप्रोडक्शन करते हैं। लोअर ऑर्गेनिज्म में जैसे यीस्ट को देखो या
सिलेंट्रेटा फाइलम में हाइड्रा को देखो तो ये जैसे यीस्ट जो कि यूनिसेलर यूकैरियोट्स है लेकिन ये एस्कोमाइसिटिस फंजाई में रखी गई है, तो इसमें अनइक्वल डिवीजन होता है और एक छोटी सी बड का फॉर्मेशन होता है। जबकि हाइड्रा में आप देखते हो हाइड्रा जो है वहाँ पर उसमें भी एक छोटी सी बड का फॉर्मेशन होता है। ये बड अलग हो जाती हैं तो एक नए इंडिविजुअल को प्रोड्यूस कर लेती हैं। तो हाइड्रा और यीस्ट जो है बडिंग के थ्रू रिप्रोड्यूस होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। प्लेनेरिया जो कि प्लेटीहेल्मिन्थेस का मेंबर है, तो उसमें आप देखते हो दैट इज जैसे ये प्लेनेरिया है, ठीक है, आप इसको बीच से यहाँ से काट दो तो ये दो आधे हिस्से हुए, ये वाला आधा हिस्सा रिमेनिंग पार्ट को जनरेट कर लेगा और ये वाला आधा हिस्सा रिमेनिंग पार्ट को जनरेट करके एक न्यू इंडिविजुअल के रूप में डेवलप हो जाएगा। चाहे आप इसको यहाँ से कट करो तो ये नीचे वाला पोर्शन है, ये ऊपर वाले पोर्शन को जनरेट कर लेगा, या ऊपर वाला पोर्शन जो है ये नीचे वाले पोर्शन को जनरेट कर देगा। तो प्लेनेरिया में एक्सट्रीम पावर ऑफ रीजनरेशन हमें देखने को मिलता है जो कि प्लेटीहेल्मिन्थेस दैट इज फ्लैटवर्म है, ठीक है। देन इसके बाद फंजाई हुआ, फिलामेंटस एल्गी जैसे कि यूलोथ्रिक्स स्पाइरोगायरा हुआ। इसके अलावा जो ब्रायोफाइटा में मॉसेस होते हैं जैसे कि फ्यूनेरिया, जिसे हम क्लब मॉस के नाम से भी जानते हैं, फ्यूनेरिया कॉर्ड मॉस सॉरी, तो उनमें हम देखते हैं फ्रेगमेंटेशन होता है। जैसे ये आप देख रहे हो कि दैट इज ये स्पाइरोगायरा का फिलामेंट है, ये स्पाइरोगायरा का फिलामेंट है। इसको मैंने टुकड़े टुकड़े में कर दिया और हर एक टुकड़ा जो है एक पूरा फिलामेंट रीजनरेट करने में कैपेबल होता है। तो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू फंजाई, फिलामेंटस एल्गी, प्रोटोनिमा ऑफ मॉसेस फ्रेगमेंटेशन के थ्रू रिप्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। अब यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, यूनिसेलर एल्गी और अमीबा, रिप्रोडक्शन इज सिनोनिम विद ग्रोथ। हमने इसकी बात कर ली है, ठीक है। हाँ, We have already defined growth as equivalent to increase in cell number। वहाँ इंडिविजुअल लिखा हुआ था ना, यहाँ करेक्ट लिखा है देखो, ठीक है। इंक्रीज इन सेल नंबर इज और इंक्रीज इन मास इज द डेफिनेशन ऑफ ग्रोथ, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल सा है। अभी हमने ये क्लियरली देखा कि यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म के लिए हम ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को अलग अलग वर्ड बोलें या एक ही वर्ड बोलें, वो एक कैसे यूज़ करें ग्रोथ को, कैसे यूज़ करें हम रिप्रोडक्शन वर्ड को, वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहता है। क्योंकि हमने देखा जब इंक्रीज इन सेल नंबर दैट इज इंक्रीज इन इंडिविजुअल, दैट इज ग्रोथ और रिप्रोडक्शन सिनोनिम हो जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर सिंपल है, जैसे कि हमने बोल दिया ग्रोथ को हम डिफाइनिंग फीचर नहीं मानेंगे क्योंकि नॉन लिविंग आउटसाइड से ग्रोथ शो करते हैं। तो क्या रिप्रोडक्शन को हमें डिफाइनिंग फीचर मानना चाहिए? तो हम रिप्रोडक्शन को भी डिफाइनिंग फीचर नहीं मानते। जस्ट आप एग्जाम्पल देखो, आपके आसपास ही कई सारे कपल होंगे, कुछ कपल होंगे जिनको बेबीज नहीं हो रहे हैं लेकिन वो लिविंग है, ठीक है, वो जिंदा तो है ना, भले ही बेबीज नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। जैसे म्यूल की बात करते हैं, खच्चर की, तो खच्चर जो होता है फीमेल हॉर्स और मेल डोंकी का बेबी का प्रोजेनी होता है, ठीक है। तो वहां पर दो डिफरेंट स्पीशीज के बीच में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराया है, तो म्यूल में स्टर्लिटी होती है, उसकी बॉडी में गैमेटोजेनेसिस नहीं होता, लेकिन म्यूल तो जिंदा है ना, लिविंग है। तो हम देखते हैं कि रिप्रोडक्शन एक कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग की, लेकिन डिफाइनिंग फीचर नहीं है। कोई ऑर्गेनिज्म यदि रिप्रोड्यूस नहीं कर रहा है तो हम उसको नॉन लिविंग बोल देंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन जो है जनरल कैरेक्टरिस्टिक तो है बट डिफाइनिंग फीचर नहीं होता। सो यही रिप्रोडक्शन ऑल्सो कैन नॉट बी एन ऑल इंक्लूसिव डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग। इसके बाद मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं। तो हमने क्लियरली देखा जैसे एक सेल जो है वो केमिकल से मिलकर के बनी होती है। अब सेल के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म है वहाँ विद द हेल्प ऑफ एंजाइम केमिकल रिएक्शंस होती रहती हैं। तो एक सेल में होने वाली जितनी भी केमिकल रिएक्शन है, सपोज 100 केमिकल रिएक्शन हो रही है, तो इन सब का सम जो होता है वो मेटाबॉलिज्म कहलाता है। मेटाबॉलिज्म में देखो तो हम इसको दो में डिवाइड करते हो, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में ये है कि सिंपलर सब्सटेंसेस जो हैं से कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस सिंथेसाइज होते हैं, और कैटाबॉलिज्म में कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस जो हैं वो सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। ये सिंथेसिस एनाबॉलिक प्रोसेस है जिसमें कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस बनेंगे, और कैटाबॉलिज्म में कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस जो हैं वो सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो जाएंगे, राइट। ये चीज है। तो यहां पर हम देखते हैं सेल के अंदर जैसे ये ए मॉलिक्यूल बना, वो बी में कन्वर्ट होगा, वो बी सी में कन्वर्ट होगा। तो दैट इज ये टर्नओवर देखने को मिलता रहता है कि हम देखते हैं कि यहाँ पर एक बायोमॉलिक्यूल बनेगा, वो दूसरे में कन्वर्ट होगा, तीसरे में कन्वर्ट होगा। दैट इज बायोमॉलिक्यूल के टर्नओवर के कॉन्सेप्ट को यहाँ अप्लाई करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कॉन्स्टेंटली बीइंग मेड एंड चेंज इनटू सम अदर बायोमॉलिक्यूल, ओके। देन कन्वर्शन ऑफ बायोमॉलिक्यूल इनटू मॉलिक्यूल्स, डिफरेंट मॉलिक्यूल। हाँ, तो हम सिंपल ए से बी का बनना जो है वो एक केमिकल रिएक्शन है जिसको हम सेल के अंदर जब ये केमिकल रिएक्शन होती है तो विद द हेल्प ऑफ एंजाइम होती है, क्योंकि एंजाइम जो है एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर डाउन करके
रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सेलरेट करते हैं। ठीक है, तो यहां पर सिंपल सा दैट इज ये जो केमिकल रिएक्शन जो सेल के अंदर हो रही है वो मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है। तो एक सेल के अंदर कई हजारों मेटाबॉलिक रिएक्शन होती रहती हैं। ठीक है, चाहे वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो चाहे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो। जिस दिन किसी ऑर्गेनिज्म का मेटाबॉलिज्म स्टॉप हुआ तो वो लिविंग की जगह डेड कहलाना शुरू हो जाता है। ठीक है, क्योंकि यहां पर सिंपल है, पूरा की पूरा जो है सेल में, सेल के एक्टिव है, सेल में मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रही हैं, वो सेल सर्वाइव कर रही है। ठीक है, ऑर्गेनिज्म सेल से मिलकर के बना है। जिस दिन उस ऑर्गेनिज्म की सेल्स में मेटाबॉलिज्म स्टॉप हुआ दैट मीन्स दैट डे वो लिविंग से डेड हो जाता है। ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म डिफाइनिंग फीचर है। हम किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को लिविंग तभी तक बोलेंगे जब तक उसके अंदर मेटाबॉलिज्म हो रहा है, और ये मेटाबॉलिज्म जो होता है सेल के अंदर होता है। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एक डिफाइनिंग फीचर है, दूसरा जो है मेटाबॉलिज्म जो है वो एक डिफाइनिंग फीचर होता है। ठीक है, अब सिंपल सा है, हम देख रहे हैं ये एक सेल है, इसमें ये क्लोरोप्लास्ट है। इस क्लोरोप्लास्ट को मैंने सेल से बाहर निकाल दिया। अब यहां पर मैं देख रही हूं इस क्लोरोप्लास्ट से मैं ऑक्सीजन का इवोल्यूशन आपको दिखा पा रही हूं। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में लाइट रिएक्शन होगी और लाइट रिएक्शन के रिजल्टेंट फोटोलिसिस ऑफ वाटर होगा और रिजल्टेंट जो है ऑक्सीजन का इवोल्यूशन होएगा। तो यहां पर देखो, हम यहां पर ये एक मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रही है। ठीक है, इस क्लोरोप्लास्ट में डिफरेंट एंजाइम होंगे जो ये फोटोलिसिस ऑफ वाटर के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। ठीक है, तो अब क्या मैं ये जो चीज हो रही है जो आउटसाइड द सेल, सेल के बाहर यानी सेल फ्री सिस्टम में मैं ऑक्सीजन का इवोल्यूशन क्लोरोप्लास्ट से दिखा पा रही हूं, तो मैं इसको लिविंग थिंग बोलूं कि नॉन लिविंग थिंग बोलूं? ठीक है, कि इसको मैं लिविंग रिएक्शन बोलूं कि नॉन लिविंग रिएक्शन बोलूं? ठीक है, तो मैं इसको क्या इसको लिविंग थिंग तो नहीं बोल सकती। लिविंग थिंग बोलने के लिए सिर्फ एक मेटाबॉलिक रिएक्शन का होना जरूरी नहीं है, बल्कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शियसनेस का होना भी जरूरी है। तो यहाँ मेटाबॉलिक रिएक्शन तो हो रही है डेफिनेटली, जो एक्सक्लूसिवली लिविंग की प्रॉपर्टी है, लेकिन दो चीज मिसिंग है, तो मैं इसको लिविंग थिंग नहीं कह सकती। ठीक है, मैं इसको लिविंग थिंग नहीं कह सकती, लेकिन ये एक लिविंग थिंग की रिएक्शन है, तो मैं इसको एक लिविंग रिएक्शन जरूर बोलूंगी। ठीक है, तो अब यही एनसीईआरटी बोलती है ऑल प्लांट एनिमल फंजाई माइक्रोब सभी जो भी लिविंग है सब मेटाबॉलिज्म एग्जिबिट करते हैं। द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन ऑकरिंग इन आवर बॉडी इज मेटाबॉलिज्म। नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट ग्रोथ तो शो कर सकते हैं बट रिप्रोडक्शन इन मेटाबॉलिज्म नहीं शो कर सकते, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं शो कर सकते, कॉन्शियसनेस नॉन लिविंग नहीं शो कर सकते। मेटाबॉलिक रिएक्शन कैन बी डिमॉन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी इन सेल फ्री सिस्टम, जैसे अभी क्लोरोप्लास्ट का एग्जांपल लेके बताया। एंड आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन आउटसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म परफॉर्म इन अ टेस्ट ट्यूब इज नाइदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग। ठीक है, हेंस व्हाइल मेटाबॉलिज्म इज, ठीक है, यहां पर बल्कि हम उसको एक लिविंग रिएक्शन के नाम से जानेंगे। तो यही लिखा है आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन इन विट्रो और नॉट लिविंग थिंग बट श्योरली अ लिविंग रिएक्शन। तो अब हम यहाँ पर सीधे मेटाबॉलिज्म हुआ और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हुआ, ये दो प्रॉपर्टीज जो हैं इनको हम क्या बोल रहे हैं, दैट इज ये जो है डिफाइनिंग फीचर है, मस्ट हैव प्रॉपर्टीज है। थर्ड मस्ट हैव या डिफाइनिंग फीचर जो होता है कॉन्शियसनेस होता है। ठीक है, कॉन्शियसनेस दैट इज चेतना, इसका मतलब है सराउंडिंग के लिए अवेयरनेस। ठीक है, और वो सराउंडिंग में जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसके लिए एक सुटेबल रिस्पॉन्स या रिप्लाई देना, दैट इज ये अवेयर होना इज सेंसिटिविटी, और उस चेंजेस के लिए एक जो सुटेबल रिस्पॉन्स माउंट करता है एक एनिमल, एक ऑर्गेनिज्म, उसको हम इरिटेबिलिटी कहते हैं। तो सेंसिटिविटी प्लस इरिटेबिलिटी इज इक्वल टू कॉन्शियसनेस, और ये हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक है। भले ही हमें तो नाक आँख कान सेंस ऑर्गन्स हैं, लेकिन एक जो यूनिसेलर प्रोकैरियोट है उसमें भी कॉन्शियसनेस होती है। जस्ट एक अमीबा है, वहाँ उसके आसपास का टेम्परेचर बढ़ा दिया, अमीबा मूव कर जाएगा वहाँ से अपने लाइफ को बचाने के लिए। ठीक है, सेम इज फॉर एक यूनिसेलर प्रोकैरियोट्स लाइक फॉर एनी बैक्टीरिया। ठीक है, तो ये चीज जो होती है ये अवेयरनेस, और अवेयरनेस अपने सराउंडिंग के लिए अवेयरनेस होना यानी सेंसिटिव होना, और चेंजेस के लिए एक सुटेबल रिस्पॉन्ड माउंट करना जो होता है दैट इज नोन एज इरिटेबिलिटी। ठीक है, अब यहाँ पर सिंपल देखो, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो कोई भी स्टिमुलस हो, चाहे फिजिकल हो, चाहे केमिकल हो, चाहे बायोलॉजिकल हो, इसके अगेंस्ट एक सुटेबल रिस्पॉन्स दे सकते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिज्म सेंस थ्रू सेंस ऑर्गन, लेकिन जिनमें सेंस ऑर्गन नहीं है, जो सिंगल है, वो भी ये सब काम करते हैं। ठीक है, जैसे प्लांट्स में देखो, आप सिंपल सा देखते हो, प्लांट्स जो है लाइट, वाटर, टेम्परेचर
ऑर्गेनिज्म और पॉल्यूशन सभी के लिए रिस्पॉन्ड, उन सभी के लिए अपनी कॉन्शियसनेस को शो करते हैं। सिंपल आप देखो, स्टेम जो है लाइट की तरफ बढ़ता है और अवे टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी हम स्टेम को क्या, शूट को क्या बोलते हैं, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक, नेगेटिव जियोट्रॉपिक। तो क्या है ये लाइट के लिए, तो उसका लाइट एक स्टिमुलस का काम कर रहा है जिसके कारण वो लाइट की तरफ ग्रो कर रहा है। ठीक है, ट्रॉपिज्म एंड टैक्सिज्म, फोटोट्रॉपिज्म, फोटोटैक्सिज्म। तो फोटोट्रॉपिज्म में ग्रोथ होती है। ठीक है, जैसे सिंपल है, ये जो है स्टेम है और यहाँ से सनलाइट पड़ रही है, तो ये जो है सनलाइट की तरफ ग्रो करेगा। और फोटोटैक्सिज्म बोलोगे ना, तो कोई एक ऑर्गेनिज्म है ये, तो ये लाइट की तरफ मूव कर जाएगा, चल फिर के चला जाएगा, लोकोमोशन शो करेगा टुवर्ड्स द स्टिमुलस। तो टैक्सिज्म लोकोमोशन टुवर्ड्स द स्टिमुलस है, एंट्रोपिज्म ग्रोथ टुवर्ड्स द स्टिमुलस है। नास्टिक मूवमेंट की जब हम बात करते हैं तो नास्टिक मूवमेंट नॉन डायरेक्शनल, जैसे आपने छुई मुई के पौधे को छुआ, उसकी लीफ ड्रूप ऑफ हो जाती है, नीचे की तरफ झुक जाती है। ठीक है, तो वो नास्टिक मूवमेंट नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट होती है। ट्रॉपिज्म और टैक्सिज्म जो है डायरेक्शनल ग्रोथ और मूवमेंट होती है। ठीक है, ये चीज है। आप सिंपल है, टेम्परेचर के लिए देखो, आप जब सीजनल ब्रीडर बोलते हो, आप देखते हो कोई पर्टिकुलर वेजिटेबल या पर्टिकुलर फ्रूट जो एक पर्टिकुलर सीजन में आता है, तो क्या है, जब एक टेम्परेचर आएगा, उतना टेम्परेचर मिले या वो डेफिनेट फोटो पीरियड मिले, जैसे विंटर में सनलाइट का ड्यूरेशन जो है कम हो जाता है, समर सीजन में दिन का समय लंबा हो जाता है, तो ये कम समय हुआ या दिन का समय लंबा हो गया, उसको प्लांट्स और ऑर्गेनिज्म स्टिमुलस के रूप में लेते हैं और उस स्टिमुलस के लिए रिस्पॉन्ड करते हैं। यदि सीजनल ब्रीडर है, उसको विंटर में ब्रीडिंग करना है, तो टेम्परेचर कम हुआ या फिर डे की लाइट ड्यूरेशन कम हुई, वो उनके लिए स्टिमुलस का काम करेगा और उसके रिस्पॉन्स में आप देखोगे उनकी बॉडी में गैमेटोजेनेसिस स्टार्ट हो जाएगी और वो बेबीज प्रोड्यूस, ब्रीडिंग सीजन आ जाएगा उनका। ठीक है, तो दैट इज, इस तरीके से हम देखते हैं। ऑल ऑर्गेनिज्म हैंडल केमिकल एंटरिंग देयर बॉडी, ऑल ऑर्गेनिज्म देयर फॉर अवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग। ठीक है, अब ह्यूमन की सिचुएशन यहाँ पर थोड़ी डिफरेंट है। हमने अभी डिफाइनिंग फीचर में बोला मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शियसनेस। अब ह्यूमन में कॉन्शियसनेस का एक और रिफाइंड वर्जन देखने को मिलता है, दैट इज सेल्फ कॉन्शियसनेस। हम कैसे दिखते हैं, हमें क्या पहनना है, हमें क्या खाना है, हमें क्या पढ़ना है, हमें क्या बनना है, दीज ऑल आर अबाउट, हम अपने लिए जो इतने ज्यादा अवेयर हैं, दैट इज सेल्फ कॉन्शियसनेस। ठीक है, तो ह्यूमन में सेल्फ, दैट इज ओनली ह्यूमन जिसमें सेल्फ कॉन्शियसनेस है। ठीक है, और यही सेल्फ कॉन्शियसनेस जो है अर्थ में हमें सुपेरिटी प्रोवाइड कराती है। ठीक है, वो बात अपना ह्यूमन के बीच की मतलब वो ईगो इश्यूज रहते हैं। ठीक है, अदरवाइज सेल्फ कॉन्शियसनेस के कारण ही हमने इतने ज़्यादा इन्वेंशंस किए, इतने ज़्यादा आविष्कार कर लिए हैं, हमें मालूम है कि क्या हमारे लिए अच्छा है, क्या हमारे लिए बुरा है। ठीक है, ये सब जो है सेल्फ कॉन्शियसनेस है। तो कॉन्शियसनेस तो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हो गई लिविंग ऑर्गेनिज्म की, और ह्यूमन के लिए जो है, ह्यूमन में ही आपको when it comes to human being it is all the more difficult to defining the living state. in what sense? क्योंकि देखो, आप जब एक कोमा पेशेंट को देखते हो तो उसमें सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं होती, लेकिन उसमें मेटाबॉलिज्म हो रहा है, उसमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, ये सारी चीजें प्रेजेंट हैं। तो हम यहाँ पर एनसीईआरटी क्वेश्चन रेस करती है, हालांकि एनसीईआरटी ने यहाँ पर ब्रेन डेड भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो कई कोमा पेशेंट जो होते हैं वो ब्रेन डेड नहीं होते हैं, उनमें सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं होती है। ठीक है, तो वो कोमा पेशेंट जो ब्रेन डेड नहीं है लेकिन सेल्फ कॉन्शियसनेस लूज कर चुके हैं, तो उनमें ये रहता है कि कुछ समय के बाद वो ठीक भी हो जाते हैं। लेकिन ब्रेन डेड जो होता है वो एक्चुअली डेड ही होता है, लीगली ब्रेन डेड को डेड माना जाता है। ठीक है, तो जो कोमा पेशेंट जो सेल्फ कॉन्शियसनेस लूज कर चुके हैं, ठीक है, वो सपोर्ट में नहीं है, तो वो तो वापस आ जाते हैं। और ऐसे कोमा पेशेंट के लिए मेडिकल में एक टर्म यूज किया जाता है, दैट इज वेजिटेटिव स्टेट। ठीक है, तो यहाँ 2-3 चीजों को एनसीईआरटी ने घुमा फिरा दिया है। ब्रेन डेड लिख रही है, फिर उसको पूछती है कि लिविंग कहोगी कि नॉन लिविंग, तो ब्रेन डेड है तो वो तो डेड ही होगा ना। ऐसा कोमा पेशेंट जिसमें सेल्फ कॉन्शियस नहीं है, तो वो सेल्फ कॉन्शियसनेस कई केसेस में ऐसा होता है कि वो रिगेन कर लेता है और वो ठीक हो जाता है। लेकिन जो ऑलरेडी वेंटिलेटर में है, लंग्स और हार्ट का काम मशीन्स करके दे रही हैं, वो ब्रेन डेड है, तो वो डेफिनेटली वो नॉर्मल पोजीशन में, मतलब फिर से सर्वाइवेबिलिटी उसकी नहीं होती है। ओके, ये चीज़ है। अब यहाँ पर देखो, अब लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए क्या बोलोगे? सेल्फ रेप्लिकेटिंग, इवॉल्विंग, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल में चेंजेस होते रहते हैं, सेल्फ रेगुलेटिंग, इंटरेक्टिव सिस्टम कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। बायोलॉजी जो है स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ हो गई। ठीक है, बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ।
ठीक है। ऑल, ये जो मैं आपको कॉमन जेनेटिक मटेरियल वाली बात करती हूँ वो वाली लाइन ये है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म जो प्रेजेंट में है, जो पहले थे, जो जिन्हें हम फॉसिल्स के रूप में ऑब्टेन कर पा रहे हैं, जिनके बारे में हमें कुछ पता भी नहीं है कि वो थे, कैसे दिखते थे, और जो फ्यूचर में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म आएंगे वो सभी एक कड़ी से जुड़े होंगे, दैट इज शेयरिंग द कॉमन जेनेटिक मटेरियल, दैट इज डबल स्टैंडर्ड डीएनए। ठीक है। बट टू वेरिंग डिग्री का मतलब ये है, कि सबका जेनेटिक मटेरियल डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, बट डीएनए जो है वो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है। तो यदि मान लो यहाँ पर साइटोसिन है, यहाँ ग्वानिन है, यहाँ पे थाइमिन है, तो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में ये सीक्वेंस जो है ऑल्टर करता है, बट टू वेरिंग डिग्री, कि डीएनए में डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस डिफर करता है। दैट इज वाई हमें इतनी सारी बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है। ओके। अब डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड, तो डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी आप सिंपल सा देखते हो, नंबर ऑफ वैरायटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल प्रेजेंट ऑन अर्थ, इसी को ही हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। कितने टाइप के प्लांट्स है, कितने टाइप के माइक्रोब्स है, कितने टाइप के एनिमल्स है, कितने टाइप के प्रोटिस्टा, कितने टाइप के फंजाइस, ये जो है इतने वेरिएशंस हैं, जितने भी डिफरेंट टाइप के हैं वो कलेक्टिवली अर्थ की बायोडाइवर्सिटी कहलाती है। अर्थ में बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है, लेकिन जितनी बायोडाइवर्सिटी को हमने समझा है, उनका नामकरण किया है, उनकी संख्या 17 लाख से 18 लाख है, दैट इज 1.7 मिलियन। 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लैक्स। ठीक है। तो 1.7 मिलियन से 1.8 लैक्स के बीच में है। लिविंग ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू कैटेगरी सो दैट दे कुड बी नेम्ड, रिमेंबर्ड, स्टडीड एंड अंडरस्टूड। अब इतनी इनॉर्मस बायोडाइवर्सिटी है तो हमारे सामने एक प्रॉब्लम है। ठीक है। ह्यूमन माइंड क्यूरियस है, वो समझना चाहता है इतनी बायोडाइवर्सिटी, मतलब कितनी बायोडाइवर्सिटी है, हर एक ऑर्गेनिज्म को उस एक सुटेबल नेम देना चाहता है, क्योंकि सिंपल है, टेक्सोनॉमी दैट इज लिविंग ऑर्गेनिज्म की जब हम बायोडाइवर्सिटी की स्टडी करते हैं तो वहाँ पर ये जरूरी है कि जैसे बिल्ली है, ठीक है, इंग्लिश में उसको कैट कहेंगे, शायद तक फ्रेंच में उसको शैट के नाम से बुलाया जाता है, व्हाटएवर, जो भी चाइनीज़ में माओ के नाम से बुलाया जाता है। तो यदि सपोज मैं बिल्ली की स्टडी कर रही हूँ और एक जो चाइनीज़ भी है वो बिल्ली की स्टडी कर रहा है, मैं बोलती हूँ कि मैंने बिल्ली में ये कैरेक्टरिस्टिक को देखा है, चाइनीज़ बोलता है कि मैंने माओ में ये कैरेक्टरिस्टिक देखे हैं। हम दोनों एक ही ऑर्गेनिज्म की, दैट इज कैट की बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं ये पता चल रहा है कि वो भी बिल्ली को स्टडी कर रहा है, उसे नहीं पता चल रहा है कि मैं भी माओ को ही स्टडी कर रही हूँ। तो दैट इज, जो भी बायोडाइवर्सिटी है उनका एक स्टैंडर्ड नेम होना चाहिए जो वर्ल्ड वाइड उसी नाम से बुलाया जाए। ठीक है। वर्ल्ड वाइड, जैसे हमारा आधार कार्ड है, ठीक है, यूनिक आईडी हो गई हमारी। ठीक है। मेरे नाम के कितने लोग भी हो जाएं, शैल त्रिवेदी के नाम के कितने भी लोग हो जाएं, लेकिन मेरा जो आईडी है, मेरा जो आधार का नंबर है वो मेरा ही यूनिक रहेगा। ठीक है। तो इसी तरीके से दैट इज यहाँ पर जो हमें जरूरत है कि हम जितनी भी बायोडाइवर्सिटी है उसको एक पर्टिकुलर नाम से ही वर्ल्ड वाइड जाने, जिससे कि हम उनके बारे में और बेहतर ढंग से स्टडी कर सकें। अदरवाइज वो मैंने जैसे एग्जांपल बताया, यदि मैंने जो कैट में 5 कैरेक्टरिस्टिक को देखा, उसको मैं शेयर करती हूँ, या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक को मैं शेयर करती हूँ, कोई और स्टडी कर रहा है तो उसके लिए हेल्पफुल हो जाएगा, या उसने जो कुछ भी स्टडी किया वो मेरे लिए हेल्पफुल हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है पाइल यानी हम नॉलेज हमारा बढ़ता जाएगा। तो दैट इज, हम देखते हैं जो जितनी भी बायोडाइवर्सिटी है, तो एक ऑर्गेनिज्म वर्ल्ड वाइड एक ही नाम से जाना जाए, इसके लिए हमें उसको एक सुटेबल नेम प्रोवाइड करना पड़ता है। तो हम नॉमेनक्लेचर की बात करते हैं। ठीक है। तो नॉमेनक्लेचर में अब क्या है, जैसे प्लांट्स हैं तो उनके नॉमेनक्लेचर के लिए एक अथॉरिटी है, ICBN, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, जो नियम कानून देगी, हमें रूल्स एंड रेगुलेशंस बताएगी कि आपको यदि आपने कोई ऑर्गेनिज्म को, प्लांट को ढूंढा है, या ब्रायोफाइट को ढूंढा है, या फंजाइस को ढूंढा है, तो आपको उसका नाम रखने के लिए किन किन नियमों को फॉलो करना है। और एनिमल्स के लिए यही अथॉरिटी जो है ICZN है, कहाँ लिखा हुआ है, दैट इज ICZN है, जो आपको एनिमल्स के नॉमेनक्लेचर या नाम रखते समय किन नियम कानून को आपको ध्यान रख के उसका नाम रखना है, ये बताता है। ठीक है। तो ये हो जाता है नॉमेनक्लेचर। अब सिंपल सा है बेटा, जब आप किसी ऑर्गेनिज्म को देखते हो और आपने आज गए एक जंगल और आपने देखा कि आप, मतलब सपोज आप टेक्सोनॉमिस्ट हो और आपने कई सारे ऑर्गेनिज्म, प्लांट, एनिमल, या आप सपोज जूलॉजिस्ट हो और टेक्सोनॉमिस्ट हो, ठीक है, एनिमल टेक्सोनॉमिस्ट हो, आप गए, आपने बहुत सारे एनिमल्स की स्टडी की हुई है, बट आपको एक ऑर्गेनिज्म दिखा, एक एनिमल ऐसा दिखा जिसको आपने कहीं पे भी, आपने टेक्स्ट बुक में नहीं देखा, आपने गूगल सर्च में किया तो भी नहीं देखा, तो आपको लगेगा ये एक नया एनिमल है। ठीक है। और आप सोचो कि अब मैं सीधे इसका नाम रख देता हूँ, तो आप ऐसा नहीं कर सकते।
इस ऑर्गेनिज्म की नेचुरल वे में आपको इसकी पूरी लाइफ साइकिल स्टडी करनी होगी, ठीक है। आपको उसकी पूरी कैरेक्टर्स की लिस्टिंग करनी होगी। कैरेक्टर्स की जब आप लिस्टिंग करोगे तब आपको पता चलेगा ये कॉर्डेट है कि नॉन कॉर्डेट है। कॉर्डेट है तो ये मैमेलिया है कि एम्फीबिया है कि रेप्टाइल्स है, ठीक है। तो नेचुरल एनवायरनमेंट में और लैब में आप इसकी पूरी लाइफ साइकिल को स्टडी करते हो, इसके सारे कैरेक्टर्स की लिस्टिंग करते हो। ऐसा नहीं कि देखा और नाम रख दिया, ठीक है। उसकी लाइफ साइकिल की स्टडी करोगे, उसकी पूरी कैरेक्टरिस्टिक को लिस्टिंग करोगे और उन कैरेक्टर के बेसिस पे आप उसको आइडेंटिफाई करोगे। आइडेंटिफाई करने के बाद आपको पता चल गया ये तो मेमेलिया है, तो मेमेलिया में उसके प्रॉपर ऑर्डर में, उसकी प्रॉपर फैमिली में, उसके जीनस में, उसके स्पीशीज मतलब उसको प्रॉपर रखोगे। फिर जब आप उसका क्लासिफिकेशन कर लोगे तब ICZN के नियम कानून के अकॉर्डिंग आप उसका नाम रखने में कैपेबल होते हो, ठीक है। तो दैट इज करेक्टराइजेशन, दैट इज करेक्टराइजेशन, यानी उसमें प्रेजेंट कैरेक्टर्स की लिस्टिंग करना, डिस्क्राइब करना उसको, उसके बेसिस पे आइडेंटिफाई करना, आइडेंटिफाई करने के बाद क्लासिफाई करना और क्लासिफिकेशन के बाद आप अल्टीमेटली लास्टली आप नॉमेनक्लेचर यानी एक अच्छा सा नाम उसको रखते हो अकॉर्डिंग टू ICZN और प्लांट है तो ICBN, ठीक है। अब जब आप दे ऑल्सो इंश्योर दैट जब आप किसी ने भी एक नाम रख लिया है किसी ऑर्गेनिज्म का तो कोई दूसरा टेक्सोनॉमिस्ट वो नाम को किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के लिए यूज नहीं कर सकता है, ठीक है। यही है, ठीक है। बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय कैरोलस लिनियस। इन्होंने 1753 में स्पीशीज प्लांटेरम में प्लांट्स के लिए बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर प्रोड्यूस किया था। बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर द्विनाम पद्धति क्या है कि आप जब एक बायोलॉजिकल नेम रखोगे किसी ऑर्गेनिज्म का तो उसमें दो वर्ड होंगे। पहला वर्ड जो है जीनस को रिप्रेजेंट करेगा और सेकंड वर्ड जो है वो स्पीशीज को रिप्रेजेंट करेगा। बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर में एक बायोलॉजिकल नेम या एक साइंटिफिक नेम में दो वर्ड होते हैं। फर्स्ट वन इज जीनस, सेकंड वन इज स्पीशीज, ठीक है। उन्होंने दैट इज सबसे पहले बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर प्लांट्स के लिए प्रपोज किया इन द ईयर 1753। फर्स्ट में 1753 से बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर फॉलो हो रहा है। फिर 1758 में उन्होंने एनिमल्स के लिए सिस्टेमा नेचुरी के 10th एडिशन में एनिमल्स के लिए बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर दिया था, ठीक है। तो पहले प्लांट्स के लिए आया, उसके बाद एनिमल्स के लिए आया, ओके। और बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर कब से चल रहा है? दैट इज 1 मई 1753 से 1753 से, ठीक है। तो ईच नेम हैज टू कंपोनेंट, टू वर्ड्स हैं उसमें। पहला जेनेरिक नेम और दूसरा स्पेसिफिक एपिथेट। जब हम स्पीशीज बोलते हैं तो एक्चुअली टेक्निकल टर्म जो होता है स्पीशीज का वो स्पेसिफिक एपिथेट होता है, ठीक है। तो ये चीज हुआ। अब जैसे यहां पर सिंपल यहां पर नाम पे ही देख लो, ठीक है। ये होमो सेपियन ह्यूमन का जूलॉजिकल नेम है। होमो इज जीनस, सेपियन इज स्पीशीज, ठीक है। तो ये चीज हो जाता है बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर। अब यहां पर रूल्स फॉर नॉमेनक्लेचर, तो अब बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर प्रपोज किया कैरोलस लिनियस ने। तो इसके जो रूल्स एंड रेगुलेशन है तो ये 4 रूल्स हैं। पहला है बायोलॉजिकल नेम आर जनरली इन लैटिन एंड रिटन इन इटैलिक्स, ठीक है। तो जैसे आज इंग्लिश का हम क्या महिमा मंडन करते हैं ना हम, इंग्लिश यानी इंग्लिश नॉलेज की, वेरी ऑनेस्टली बेटा, ठीक है। इंग्लिश आना नहीं आना वो उस मैटर पे हम जा ही नहीं रहे, लेकिन कम से कम सोसाइटी में परसेप्शन तो ये है नॉलेज और इंग्लिश लैंग्वेज को सिनोनिम लिया जाता है, ठीक है। जबकि एक सब्जेक्ट का नॉलेज अलग चीज होती है, इंग्लिश एक लैंग्वेज ही है, ठीक है। ये नहीं है कि इंग्लिश कोई मतलब मैं उसको नेगेटिव उसमें कुछ नहीं बोल रही हूँ, लेकिन जो सोसाइटी की टेंडेंसी है उसकी बात की जाए तो इंग्लिश सिर्फ एक लैंग्वेज है, सब्जेक्ट का नॉलेज अलग चीज होता है, ठीक है। तो अब चलो वापस टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। और वापस टॉपिक पे ही आ जाते हैं। तो जो बायोलॉजिकल नेम है वो लैटिन में रखे जाने चाहिए और आप उनको जब प्रिंट करोगे तो आपको इटैलिक्स में प्रिंट करना है, कर्सिव जो राइटिंग होती है, अभी हम बात करते हैं उसकी, ठीक है। तो दैट इज क्यों ऐसा होता था, क्योंकि लैटिन उस टाइम पे 17th सेंचुरीज में लैटिन का बोलबाला था, जैसे आज की डेट में इंग्लिश का बोलबाला है, ठीक है। तो वहां पे यदि सपोज मैंने एक कोई इंडिया में एक ऑर्गेनिज्म को मतलब एक न्यू स्पीशीज को सर्च किया, मुझे मिली, ठीक है। इंडिया में सपोज उसको XYZ कह रहे हैं और मैं उसका नाम XYZ रखना चाहूँ इंडियन में, क्योंकि इंडिया में उसको XYZ कहा जा रहा है, तो मैं नहीं कर सकती। आप देखो कि इस ऑर्गेनिज्म को लैटिन में क्या कहा जाता है,
यदि लैटिन में वो ऑर्गेनिज्म को कुछ नहीं कहा जाता तो आप एक्स वाई जेड को लैटिनाइज्ड कर दो। इसका बेस्ट एग्जांपल है कैरोलस लीनियस का नाम जो था कार्ल वॉन लीनियस था, ठीक है। वो लैटिन से इतने ज्यादा इंप्रेस्ड थे कि उन्होंने कार्ल वॉन को कैरोलस कर लिया था। कार्ल वॉन जो है लैटिन लैंग्वेज में कैरोलस हो गया, ठीक है। तो दैट इज ये है। तो यदि कोई भी ऑर्गेनिज्म है तो आप उसका नाम लैटिन में जो बोला जाता है उसको रखो, और यदि लैटिन में कुछ नहीं बोला जाता तो जो आपका हिंदी वर्ड है, या जैसे इंडिया में की बात कर रहे हैं, इंडियन लैंग्वेज में जो भी वर्ड है उसको लैटिनाइज करो, और आप उसको प्रिंट करोगे तो इटालिक्स में करोगे, ठीक है। तो ये है बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन एंड रिटन इन इटालिक्स, दे आर लैटिनाइज्ड और डिराइव फ्रॉम लैटिन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन। कहाँ है? इंडिया में मिला है? नहीं, आपको नहीं मिल रहा है लैटिन में उसके लिए वर्ड, तो आप इंडियन वर्ड को लैटिनाइज्ड कर दो, ठीक है। ये चीज है। सेकंड है फर्स्ट वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जीनस, वो मालूम ही है, अभी और बात करते हैं। और सेकंड कंपोनेंट जो होता है वो स्पीशीज स्पेसिफिक एपिथेट को रिप्रेजेंट करता है। थर्ड वन बोथ द वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम, जब हाथ से लिखोगे आप तो आपको हर जीनस के नीचे अलग से अंडरलाइन करोगे, स्पीशीज के नीचे अलग अंडरलाइन करोगे, दोनों को एक ही लाइन से अंडरलाइन नहीं करोगे, अलग अलग लाइन खींच करके अंडरलाइन करोगे, और प्रिंट कर रहे हो तो इटालिक्स में प्रिंट करोगे, ठीक है। द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग इन जीनस स्टार्ट विद कैपिटल, जबकि स्पीशीज जो है वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होती है। तो अब यहां पर आप देखो दैट इज सिंपल सा मैंजीफेरा इंडिका, ठीक है। ये प्रिंट है तो ये इटालिक्स में प्रिंटेड है। ये जीनस है, ये जीनस है और ये स्पीशीज है। जीनस का फर्स्ट लेटर कैपिटल हो जाएगा और स्पीशीज का फर्स्ट लेटर जो है स्मॉल, फर्स्ट स्पीशीज वर्ड का जो फर्स्ट लेटर है वो स्मॉल से लिखा जाएगा। ये रूल है। आपने हाथ से लिखा मैंजीफेरा इंडिका, ठीक है। तो आप इसको अंडरलाइन करो अलग से, और इसको आप सोचो कि दोनों के लिए थोड़ा काम बचा करके दोनों के लिए एक लाइन खींच दो, तो आपने गलत कर दिया। आप प्रिंट कर रहे हो तो दैट इज आप प्रिंट करवा रहे हो तो ये इटालिक्स में, ठीक है। ओके, सो दिस इज द रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर बायनोमियल नोमेनक्लेचर। तो क्या करना है, लैटिन नाम रखो या आपका जो वर्ड है उसको लैटिनाइज करो, प्रिंट करोगे तो इटालिक्स में करोगे। पहला वर्ड जीनस, दूसरा जो वर्ड जो होता है साइंटिफिक नेम में दूसरा स्पीशीज होता है। जीनस का पहला लेटर कैपिटल होगा, स्पीशीज का स्मॉल होगा और हैंड रिटन कर रहे हो तो सेपरेटली अंडरलाइन करोगे, ठीक है। अब कई सारे स्पीशीज के बाद, कई सारे साइंटिफिक नेम के बाद आपको एब्रीवेटेड फॉर्म में कुछ लिखा हुआ दिखाई देता है, जैसे मैंजीफेरा इंडिका लिन लिखा हुआ है। तो लिन जो है लीनियस को रिप्रेजेंट कर रहा है। लीनियस का एब्रीवेटेड फॉर्म जो है लिन लिखा हुआ है, जो ये बता रहा है कि इस स्पीशीज का डिस्क्रिप्शन जो है लीनियस ने दिया था। ओके, ये चीज है। देन हम स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है? क्लासिफिकेशन का मतलब होता है सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी के बेसिस पे चीजों की ग्रुपिंग करना, ठीक है। जैसे मुझे मार्बल दिए हुए हैं, कुछ रेड कलर के हैं, कुछ ग्रीन कलर के हैं, कुछ व्हाइट कलर के हैं, कुछ ब्लू कलर के, मिक्स करके दे दिया, ठीक है। तो उनको मैं 4 ग्रुप में सेग्रीगेट कर रही हूँ, एक में ग्रीन रख रही हूँ, एक में व्हाइट, एक में रेड, व्हाटएवर जो भी चौथा कलर था, ठीक है। तो सिमिलरिटी के बेसिस पे, करेक्टर्स में सिमिलरिटी के बेसिस पे चीजों को ग्रुपिंग करना, आप जैसे मेटल नॉन मेटल में ग्रुप करते हो, तो ये क्लासिफिकेशन है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन प्रोसेस को आप क्या बोलते हो? टैक्सोनॉमी बोलते हो, ठीक है। मॉडर्न टैक्सोनॉमी की बात करो तो जैसे सिंपल सा है, अभी हम जब इसके बाद बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पे प्लांट किंगडम पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि क्लासिफिकेशन प्रोसेस में हम एक सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल, जैसे मैंने अभी ग्रीन रेड ब्लू कलर देख करके क्लासिफाई कर दिया नहीं, बल्कि हम कई चीजों को कंसीडर करेंगे, जैसे मॉर्फोलॉजी दैट इज एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक, इंटरनल फीचर्स लाइक एनाटॉमी, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन को, इसके अलावा सेल की स्ट्रक्चर को, डेवलपमेंट प्रोसेस, सभी को कंसीडर करूंगी मॉडर्न टैक्सोनॉमी में। मतलब आज की डेट में यदि मैं क्लासिफिकेशन करने जा रही हूँ ना, तो मैं सिर्फ मॉर्फोलॉजी को देख करके क्लासिफिकेशन नहीं दे सकती हूँ। मुझे देखना होगा मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, सेल स्ट्रक्चर, डेवलपमेंट प्रोसेस, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप कि कौन किससे इवॉल्व हुआ, ये सब चीज़ों को मुझे कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज है। तो सिंपल है, टैक्सोनॉमी दैट इज ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने की प्रोसेस बहुत पहले से चल रही है। लेकिन क्या था कि पहले जब है ये टैक्सोनॉमी हम अपनी जरूरत के हिसाब से करते थे। कितने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे पास हैं, किनको हम खाने के रूप में यूज कर सकते हैं, किनको क्लोथिंग के रूप में यूज कर सकते हैं, किन ऑर्गेनिज्म यानी प्लांटर एंड एनिमल बोथ ना,
सो किनको हम घर बनाने में यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ रोटी, कपड़ा और मकान के हिसाब से हम ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते थे, ठीक है। बाद में एरिस्टोटल फर्स्ट थे जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे कि उन्होंने ऑर्गेनिज्म को उनकी कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पर क्लासिफाई करना शुरू किया। फर्स्ट साइंटिफिक अप्रोच टेक्सोनॉमी में एरिस्टोटल ने ली थी, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं टेक्सोनॉमी वर्ड जो है, टेक्सोनॉमी वर्ड जो है, टेक्सॉन टर्म जो है मेयर ने प्रपोज किया था, टेक्सोनॉमी एपी डी कैंडोल ने प्रपोज किया था, सिस्टमैटिक टर्म जो है वो कार्ल लिनियस ने प्रपोज किया था, कैरोलस लिनियस ने प्रपोज किया था। अब यहाँ सिस्टमैटिक की बात करते हैं तो सिंपल है, ह्यूमन नेचर क्यूरियस है, वो मतलब जो जितनी बायोडाइवर्सिटी है, तो टेक्सोनॉमी क्लासिफाई तो करना चाहता है इतने सारे ऑर्गेनिज्म को, साथ में ये जानना चाहता है कि इतनी सारी टेक्सोनॉमी का आपस में रिलेशन क्या है, ठीक है। तो जब टेक्सोनॉमी में फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को भी इंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है, टेक्सोनॉमी प्लस फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, तो उसको हम सिस्टमैटिक टर्म, उसके लिए हम सिस्टमैटिक टर्म यूज करते हैं, ठीक है। तो हाँ, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, करेक्टराइजेशन, देन आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, देन अल्टीमेटली नॉमेनक्लेचर, ठीक है। देन ये वाली लाइन सिस्टमैटिक, इट डील विथ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन देयर डाइवर्सिटी एंड रिलेशनशिप अमंग देम, ठीक है। द वर्ड सिस्टमैटिक इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड दैट मीन्स सिस्टेमा, मतलब सिस्टमैटिक पोजीशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। Linnaeus used Systema Naturae as the title of his publication. The scope of systematic was later enlarged to include identification, systematic में identification, nomenclature, classification और इसके अलावा phylogenetic relationship, that is evolutionary history, that is कौन organism किस organism से evolved हुआ उसको भी include किया जाएगा, ओके। अब इसके बाद हम start करते हैं, that is taxonomic category। ओके, अब हम पढ़ते हैं टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। तो यहाँ पर सिंपल है, क्लासिफिकेशन हमने सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी की बेसिस पे ग्रुपिंग की, ठीक है। और टेक्सोनॉमी क्या है? क्लासिफिकेशन प्रोसेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। टेक्सोनॉमी में हम फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, नॉमेनक्लेचर, आइडेंटिफिकेशन सबको इंक्लूड कर दें तो टेक्सोनॉमी को हम क्या कहने लगते हैं? सिस्टमैटिक कहने लगते हैं, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन जो है वो सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है कि आपने ऑर्गेनिज्म को एक ग्रुप में कर दिया, ठीक है। आप सिंपल सा है, जैसे जस्ट मैंने एक एग्जांपल दिया था मार्बल का, ठीक है। मार्बल का एक मुझे बॉक्स, एक बकेट में कई सारे मार्बल्स दे दिए गए, कई कलर के थे, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने उनको कलर के हिसाब से क्लासिफाई कर दिया। एक में रेड कलर, एक रेड कलर का ग्रुप बना, एक ग्रीन कलर का, एक ब्लू कलर का और एक वाइट कलर का, ठीक है। अब मार्बल के अंदर डिजाइन्स दिखते हैं ना, अब फिर जब ये रेड कलर के मार्बल हैं तो उसमें देख रही हूं मैं, किसी में मार्बल के अंदर कोई अलग डिजाइन है, किसी में अलग डिजाइन है, किसी में अलग डिजाइन है, तो उसके बेसिस पे हमने इसको फिर रेड कलर के मार्बल के अंदर फिर से क्लासिफिकेशन किया। अब सपोज इस रेड वाले कलर के अंदर हम देख रहे थे डिजाइन इस तरीके का था, ठीक है। अब ये जो है इसकी डेप्थ कितनी, उसके बेसिस पे मैंने देखा कि कुछ में ये डिजाइन इतनी थी और कुछ में ये बिल्कुल इतनी पतली बनी हुई थी, उसके बेसिस पे क्लासिफाई किया। दैट इज, यहाँ जो फर्स्ट लाइन लिख रहा है कि क्लासिफिकेशन एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है कि मैंने सोचा कि ग्रीन कलर के मार्बल मैंने एक साइड कर दिए, ब्लू के एक साइड रख दिए। हमें क्लासिफिकेशन के अंदर फिर जो ग्रुप बने उसके अंदर फिर और सब ग्रुप्स बनाने होंगे और सब ग्रुप्स बनाने होंगे, ठीक है। तो यही बोल रहे हैं, दैट इज क्लासिफिकेशन सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है बल्कि एक हियरार्की ऑफ स्टेप है, जिसमें हर एक स्टेप जो है एक कैटेगरी या रैंक को रिप्रेजेंट करता है, एक कैटेगरी या रैंक को रिप्रेजेंट करता है। तो जैसे क्लास, ठीक है, category is a part of overall taxonomic arrangement. It is called taxonomic category and all category together constitute the taxonomic hierarchy. कैटेगरी जो है यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन को रिप्रेजेंट करती है और वो एक रैंक को रिप्रेजेंट करती है जिसे कि हम टैक्सॉन के नाम से जानते हैं। जस्ट मिनट, जैसे हम यदि यहीं पर बात करते हैं तो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज में, जैसे टैक्सोनॉमी में हम सबसे ऊपर जो हाईएस्ट कैटेगरी लिखते हैं उसका नाम देते हैं हम किंगडम के बाद हम एनिमल है तो फाइलम बोलेंगे और प्लांट है तो उसके लिए हम डिवीजन यूज करेंगे। फिर उसके बाद हम क्लास कैटेगरी को लिखते हैं, उसके बाद हम ऑर्डर कैटेगरी को लिखते हैं, फिर हम फैमिली कैटेगरी को, फिर जीनस को, फिर उसके लास्ट में हम स्पीशीज। दैट इज, हम देख रहे हैं क्लियरली स्पीशीज जो है ये 7 ऑब्लिगेटरी कैटेगरीज है,
इसमें लोएस्ट कैटेगरी जो है वो स्पीशीज है। 7 ऑब्लिगेटरी कैटेगरीज का मतलब क्या होता है, यदि आप क्लासिफिकेशन करने जा रहे हो तो आपको ये 7 कैटेगरीज तो मेंशन करना ही करना है, इसमें से एक को भी आप मिस नहीं कर सकते हो। आप भले ही अपने क्लासिफिकेशन को और इलॉबरेट करने के लिए और इजी बनाने के लिए आपने क्लास के ऊपर सुप्रा क्लास लिख दी, ठीक है, ऑर्डर के नीचे सब ऑर्डर लिख दिया, फैमिली के नीचे ट्राइब लिख दिया, ये करो तो ठीक है, अच्छी बात है, आपने अपने क्लासिफिकेशन को मोर इलॉबरेट किया है। लेकिन आप सोचो कि इसमें से मैं क्लास को मिस कर दूं, तो वो नहीं कर सकते। 7 ऑब्लिगेटरी कैटेगरीज आपको लिखना जरूरी होता है। अब जैसे ये तो जो भी नाम मैं बोल रही हूँ, किंगडम, फाइलम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, इनको इसी सीक्वेंस में लिखना रहता है। ये डिसेंडिंग ऑर्डर में इसी तरीके से लिखी जाएंगी और असेंडिंग ऑर्डर में इसी तरीके से लिखी जाएंगी, ठीक है। आप ये नहीं कि क्लास को आप किंगडम की जगह लिख दो या फाइलम को आप क्लास की जगह या ऑर्डर को क्लास की जगह, ऐसा कुछ नहीं, यही सीक्वेंस में आपको नोट लिखना रहता है, ठीक है। अब ये तो हमने किंगडम वर्ड जो है एक कैटेगरी या एक रैंक को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब टैक्सॉन क्या होता है, किंगडम के सामने मैंने लिखा एनिमेलिया, फाइलम के सामने लिखा मैंने कॉर्डेटा, क्लास के सामने लिखा सपोज मेमेलिया, तो ये एनिमेलिया जो है ये एक टैक्सॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉर्डेटा जो है एक टैक्सॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है, मेमेलिया जो है एक टैक्सॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो किंगडम ये जो लिखे हुए हैं ये टैक्सॉन या रैंक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जबकि जो उसके सामने जो हम वर्ड लिखते हैं, ठीक है, उस कैटेगरी का जो नाम लिखते हैं कि वो क्या है, एनिमेलिया है किंगडम में कि प्लांटी है, ठीक है, कि फंजाई है, क्या है, वो जो हम फंजाई या एनिमेलिया वर्ड जो बोल रहे हैं दैट इज वो है एक टैक्सॉन, ओके। तो यही चीज है। देन टैक्सोनॉमिक कैटेगरी एंड हियरार्की कैन बी लिस्टेड बाय एन एग्जांपल। इन्होंने एक एग्जांपल दिया है, जैसे हम ऑर्थ्रोपोडा जो कि एक फाइलम है नॉन कॉर्डेटा का, ऑर्थ्रोपोडा एक फाइलम है, उसमें हम एक क्लास रखते हैं दैट इज इंसेक्टा। तो इंसेक्टा में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या देखते हैं, जितने भी इंसेक्ट हैं वो हेक्सापोडा है, दैट इज उनमें 3 पेयर ऑफ लेग होते हैं। तो इस सिमिलरिटी के बेसिस पे हमने जो जॉइंटेड अपेंडेज वाले ऑर्थ्रोपोड हैं उनमें से जिनमें 3 पेयर ऑफ लेग हैं उनको उठा करके क्लास इंसेक्टा में रखा हुआ है, ठीक है। अब यहां पर We insect represent a group of organisms sharing common feature like 3 pair of jointed leg. It means insect are recognizable concrete object which can be classified and thus were given to a rank or category. ठीक है, category further denote rank. ठीक है, each rank or taxon in fact represent a unit of classification. These taxonomic group or categories are distinct biological entities. जैसे कि मैंने इंसेक्टा में बोला, इंसेक्टा में क्या है, मान लो इंसेक्टा में 100 स्पीशीज रखी गई हैं, तो वो एक इंसेक्टा एक ग्रुप है, ठीक है। इंसेक्टा जो है एक रैंक, एक टैक्सॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसमें एक्चुअली इंडिविजुअल हैं, इंसेक्ट्स भरे पड़े हैं, वो सिर्फ एक मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट नहीं है। यही बोल रहा है दिस टैक्सोनॉमिक ग्रुप और कैटेगरी आर डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज, ठीक है। इंसेक्ट्स हैं वहां पे, चाहे वो ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर हो या हाउस फ्लाई हो या कुछ भी हो, वहां पर इंडिविजुअल दैट इज एंटिटीज वहां पर प्रेजेंट है, ना कि इंसेक्टा एक मॉर्फोलॉजिकल केवल एग्रीगेट है, ठीक है। देन ये कॉमन कैटेगरीज हैं। ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूड दोज इन द प्लांट एंड एनिमल किंगडम हैव स्पीशीज एज द लोएस्ट कैटेगरी, हमने देख लिया। द बेसिक रिक्वायरमेंट इज द नॉलेज ऑफ कैरेक्टर ऑफ एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। क्लासिफिकेशन के लिए करेक्टर्स के का मालूम होना जरूरी है, उस करेक्टर की बेसिस पे। अब जैसे मेमेलिया है, मेमेलिया की क्या करेक्टरिस्टिक है, आप किसी को मेमेलिया में रखना चाहते हो तो क्या क्या करेक्टरिस्टिक देखोगे, दैट इज एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है, बॉडी में हेयर प्रेजेंट हो सकते हैं, मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट हो सकती है। तो ये करेक्टर आपको मालूम है तभी आप जानोगे कि ये मेमेलिया का मेंबर है, ठीक है। दिस हेल्प इन आइडेंटिफाई सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी अमंग द इंडिविजुअल ऑफ द सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म एज वेल एज ऑफ देयर काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो ये टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज की बात करते हैं, तो यहां पर हम देखते हैं किंगडम, किंगडम के बाद यदि एनिमल है तो फाइलम लिखते हैं और प्लांट है तो डिवीजन लिखा जाता है, देन क्लास, देन ऑर्डर, देन फैमिली, देन जीनस, देन स्पीशीज।
अब यहाँ पर एक चीज और देख लो जो आगे चल करके अभी हम पढ़ेंगे। जैसे सपोज किंगडम एनिमेलिया की बात करते हैं तो हेट्रोट्रॉफ हो गए, इनकी सेल में सेल वॉल नहीं होगी, इनका रिजर्व फूड मटेरियल ग्लाइकोजन एंड फैट होगा। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक है। इनमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है आइदर सेप्रोफिटिक या होलोजोइक, ये फूड को इंजेस्ट करेंगे। तो सपोज मैंने 4 कैरेक्टरिस्टिक देखे किंगडम एनिमेलिया में, ठीक है। अब फाइलम है, सपोज कॉर्डेटा फाइलम है, ठीक है। तो कॉर्डेटा में जो भी ऑर्गेनिज्म आ रहे हैं वो एनिमल हैं, तो उनमें ये 4 कैरेक्टरिस्टिक तो प्रेजेंट होंगी। अब कॉर्डेटा की सपोज 5 कैरेक्टरिस्टिक मैंने फाइंड आउट की। लाइफ साइकिल में कहीं ना कहीं नोटोकॉर्ड देखने को मिल रहा है, डॉर्सल हॉलो नोटोकॉर्ड है, फेरेंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट है, वेंट्रल हार्ट है। ये जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक हम हार्ड कॉर्डेटा की पढ़ते हैं वो मैंने लिख दी। अब कॉर्डेटा की एक क्लास मेमेलिया की बात करते हैं। तो मेमेलिया क्या है? एनिमल है, तो आप एनिमल किंगडम की कैरेक्टरिस्टिक को उतारोगे, ठीक है। इसके बाद ये कॉर्डेट है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक को उतारोगे। फिर मेमेलिया में जैसे वही सब, दैट इज प्रेजेंस ऑफ एयर, एक्सटर्नल एयर, मेमोरी ग्लैंड, मान लो इस तरीके से मैंने 8 कैरेक्टरिस्टिक मेमेलिया क्लास में आइडेंटिफाई की। अब इसका मेमेलिया क्लास का प्राइमेटा ऑर्डर है, तो प्राइमेटा ऑर्डर के लिए मैं क्या करूंगी? किंगडम की 4, कॉर्डेट की 5, मेमेलिया क्लास की 8 और ऑर्डर प्राइमेटा की सपोज 6 क्लासेस और डाल दी, ठीक है। अब होमिनिडी फैमिली है, होमिनिडी फैमिली, तो ये पूरे कैरेक्टरिस्टिक उतरेंगे 4, 5, 8, 6। होमिनिडी फैमिली की सपोज 7 कैरेक्टरिस्टिक मैंने और लिख दी। अब जीनस है होमोसेपियन, तो यहां पर 4 + 5 + 8 + 6 + 7 और होमो की 2 कैरेक्टरिस्टिक मैंने और डाल दी। और स्पीशीज में ये पूरा मैंने डाला, ठीक है। 4 + 5 + 8 + 6 + 7 + 2 प्लस स्पीशीज सेपियन की मैंने 4 कैरेक्टरिस्टिक डाल दी। तो अब आप देखो, शुरू मैंने कहा किया था 4 कैरेक्टर से, यहां पर कितने हुए? 9। यहां पर कितने हो गए? 9 और 8, 8 8 16, 17, ठीक है। 17 और 6 कितना हो जाता है? 23। 23 और 7 कितना हो जाएगा? 30। 30 और 2 32 और 32 36। आपने किंगडम में देखा 4 कैरेक्टरिस्टिक कॉमन है, स्पीशीज आते आते तक 36 कैरेक्टरिस्टिक कॉमन हो गई। यानी आप किंगडम से नीचे की तरफ आते जा रहे हो तो नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक बढ़ते जा रहे हैं उस कैटेगरीज में, और या नीचे से ऊपर यानी स्पीशीज से किंगडम की तरफ जा रहे हो तो नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक डिक्रीज होते जाएंगे। सिंपल सा देख लो, ऑर्डर में कितने थे? ये 23, उससे नीचे वाली कैटेगरी में ये जाकर के हो गए 30। यानी आप नीचे उतर जाओ, आपको नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक बढ़ती हुई दिखाई देंगी, ठीक है। तो ये चीज है। अब यहां पर हम कॉमन जो कैटेगरीज हैं, जो कैटेगरीज हैं उनके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। स्पीशीज है, लोअर मोस्ट कैटेगरी है और 7 ऑब्लिगेटरी कैटेगरी में। तो यहां पर स्पीशीज, हम स्पीशीज में किन इंडिविजुअल्स को रखेंगे? आप स्पीशीज एक ग्रुप बना रहे हो ना, एक कैटेगरी है इसे, तो स्पीशीज में दैट इज आप देखोगे ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विथ फंडामेंटल सिमिलरिटी एज अ स्पीशीज, ठीक है। यदि ये है, ठीक है, ये इसमें सब में फंडामेंटल मोस्ट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक कॉमन देखने को मिल रहे हैं, तो आपने इन सभी इंडिविजुअल को उठाया और इसको किस में रख दिया? स्पीशीज में रख दिया, ठीक है। एक स्पीशीज के इंडिविजुअल के बीच में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है, ठीक है। जैसे कि अभी हम देखेंगे पैंथेरा लियो और पैंथेरा पार्डस। जीनस है पैंथेरा, लियो जो है स्पीशीज है, पैंथेरा जीनस, पार्डस जो है, पैंथेरा पार्डस इज लेपर्ड, ठीक है, तेंदुआ है। तो हम सोचेंगे कि पैंथेरा मतलब लायन का हम लेपर्ड के साथ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करा दें तो नहीं करा सकते, लेकिन लायन का लायन के साथ ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, पार्डस का पार्डस के साथ होगा, ठीक है। तो ये बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज है जो कि हम लास्ट में अभी देखेंगे, ठीक है, अर्न्स मेयर के बारे में जब पढ़ेंगे तब, ठीक है। तो टेक्सोनॉमिक स्टडी कंसिडर स्पीशीज दैट इज ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल विथ फंडामेंटल सिमिलरिटी, ठीक है। आप यहां पर सेकेंड लाइन देखो, वन शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश वन स्पीशीज फ्रॉम द अदर क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज बेस्ड ऑन द डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस, ठीक है। लेट अस कंसिडर मेंजिफेरा इंडिका, सोलेनम ट्यूबरोसम एंड पैंथेरा लियो, ठीक है। ये 3 नेम है जिसमें इंडिका, ट्यूबरोसम एंड लियो स्पीशीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट इज ए स्पेसिफिक एपिथेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जबकि फर्स्ट वर्ड जो है वो जीनस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओके। अब यहां पर ईच जीनस में हैव वन, मोनोटिपिक जीनस हो सकते हैं, एक जीनस में सिर्फ एक ही स्पीशीज हो सकती है, या एक जीनस जो है पॉलीटिपिक जीनस हो सकता है, यानी उसमें एक से अधिक स्पीशीज हो सकती हैं। यहां पर हम ये जो लाइन पढ़ रहे हैं, देखो ये वाली,
पैंथेरा कॉमन जीनस है, इसमें 3 स्पीशीज देख रहे हैं, लायन, पार्डस और टिग्रिस। ठीक है, तो आप लायन को लेपर्ड से आइडेंटिफाई कर पाते हो और लेपर्ड को टाइगर से आइडेंटिफाई कर पाते हो। आपको केवल टाइगर दिखा दे तो आप देखते साथ बता सकते हो। आपके सामने लायन, टाइगर और लेपर्ड तीनों को खड़ा कर दिया जाए, आप उनमें मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस के बेसिस पे हैं, ये क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज सेम जीनस को बिलोंग कर रही हैं, बट उनमें मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस होते हैं। और साथ ही एक चीज और याद रखिए, इस क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज में कुछ मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस भी होते हैं और कुछ मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज भी होती हैं। एनसीईआरटी कह रही है, मैंने अपने मन से नहीं कह रही हूँ। ठीक है, सो ये चीज हुआ। ठीक है, ये हमने देख लिया। पैंथेरा इज अनदर स्पेसिफिक एपिथेट कॉल्ड टिग्रिस सोलेनम इंक्लूड स्पीशीज लाइक नाइग्रम एंड मेलोंजिना। ह्यूमन बीइंग बिलोंग टू जीनस होमो और सेपियन हमारी स्पीशीज का नाम है। पैंथेरा टिग्रिस है, ये लायन है, ठीक है, ये बाघ है, ये सिंह है, और ये सोलेनम नाइग्रम है। ठीक है, और ये सोलेनम ट्यूब्रोसम दैट इज पोटैटो। ओके, अब जीनस कंप्राइजेस अ ग्रुप। जीनस में अब सिंपल सा है, जीनस जैसे पैंथेरा में हमने 3 स्पीशीज रखी, लायन, टिग्रिस एंड पार्डस। तो ये क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज है। मान लो इन सब में 100 कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट है। ठीक है, 100 कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट है और 80 कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है। तो हमने इन तीनों सब में 100 कैरेक्टरिस्टिक को स्टडी कर रहे हैं, उसमें हम फाइंड आउट कर रहे हैं कि 80 कैरेक्टरिस्टिक जो लायन में प्रेजेंट है वो पार्डस में भी है, वो वही कैरेक्टरिस्टिक टिग्रिस में भी प्रेजेंट है। हमने तीनों को, इन स्पीशीज को उठाया, एक कॉमन जीनस पैंथेरा में रख दिया। ठीक है, तो यही बोल रहे हैं, जीनस कंप्राइजेस ऑफ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज विच हैज मोर कैरेक्टरिस्टिक इन कॉमन एंड कंपेरिजन टू स्पीशीज ऑफ अदर जेनेरा। इस लाइन को समझ रहे हो? देखो, पैंथेरा है, ठीक है, और ये एक ए ऑर्गेनिज्म है, ए जीनस है, और ये बी जीनस है। ठीक है, ए जीनस की ये 3 स्पीशीज हैं, ये, ठीक है, और बी जीनस की स्पीशीज जो है ये 3 स्पीशीज है। ठीक है, तो एक जीनस में जो स्पीशीज रखी जाती हैं वो आपस में मोर सिमिलरिटी शो करती हैं एज कंपेयर टू अदर जेनरा के स्पीशीज से। आप सोचो कि इनमें 100 कैरेक्टर थे, तो ये सब में 80 कैरेक्टर्स हम कॉमन देख रहे थे इन तीनों में। इसमें भी 80 कैरेक्टर में कॉमन थे, ये भी अपने आप में 80 कैरेक्टर में कॉमन थे। ये एक दूसरे से 20 कैरेक्टर में भिन्न डिफर कर रहे थे, ये भी एक दूसरे से, ये तीनों एक दूसरे से 20 कैरेक्टर में डिफर कर रहे थे। लेकिन यदि मैं इसका और के बीच में सिमिलरिटी देखने जाऊं तो यहां पर ये 80 कैरेक्टर में सिमिलर थे, ये दोनों में सिमिलरिटी। सपोज मैं आगे चल के इन 2 जीनस को कॉमन फैमिली में रखने वाली हूं, तो इनमें हो सकता है कि 40 कैरेक्टरिस्टिक कॉमन हो इन दोनों में। 2 डिफरेंट जीनस के स्पीशीज में कुछ कैरेक्टरिस्टिक कॉमन है, तो हम उठा करके उसको सेम फैमिली में रखने वाले हैं। लेकिन एक ही जीनस के ये बोल रहा है कि यहां पर जीनस कंप्राइजेस अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज विच हैज मोर कैरेक्टरिस्टिक इन कॉमन इन कंपैरिजन टू स्पीशीज ऑफ अदर जेनेरा। बी जीनस की स्पीशीज के कंपैरिजन में बी जीनस की स्पीशीज में मोर सिमिलरिटी होगी, ए जीनस की स्पीशीज के बीच में मोर सिमिलरिटी होगी, लेकिन ए जीनस की स्पीशीज बी जीनस की स्पीशीज से कम सिमिलरिटी शो करेगी। और उनमें कुछ कॉमन सिमिलरिटी है, तो आगे चल करके हम उठा करके उनको हो सकता है कॉमन फैमिली या कम सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक है, तो उसको हम ऑर्डर में, कॉमन ऑर्डर में रख सकते हैं। ठीक है, तो यही है, वी कैन से दैट जेनरा आर एग्रीगेट ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज। ठीक है, जीनस जो होता है क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज का एग्रीगेट हो गया। पोटैटो एंड ब्रिंजल आर 2 डिफरेंट स्पीशीज बट बोथ बिलोंग टू सोलेनम। ओके, लायन, और इसका तो कई बार देख चुके हैं, फेलिस, हाँ, दिस जीनस डिफर, हाँ, जैसे पैंथेरा जीनस है और फेलिस जीनस है। ठीक है, पैंथेरा की स्पीशीज और फेलिस की स्पीशीज, इनमें काफी सिमिलरिटी, इनमें आपस में सिमिलरिटी, लेकिन ये एक दूसरे में कम सिमिलर हो जाएंगे। पी और एफ, पैंथेरा और फेलिस की जो स्पीशीज हैं कम सिमिलरिटी शो करते हैं, लेकिन कुछ सिमिलरिटी शो करती हैं। इसको इसलिए हम देखेंगे, इसको आगे चल करके हम फेलिडी फैमिली में रख देंगे। ठीक है, ओके, ये चीज हुआ। दिस जीनस डिफर, ये फैमिली, इट इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा। अब जैसे हमने सिंपल सा, अब यहां पर फिर से एक हम वो चार्ट ही बना लेते हैं, वो सबसे अच्छा होगा। स्पीशीज, ठीक है,
ये है स्पीशीज, ठीक है, ये 3 स्पीशीज थी, ठीक है, ठीक है, यहां पर ये 3 स्पीशीज थी, ठीक है, ये ए जीनस को बिलोंग कर रही थी, ये बी जीनस को बिलोंग कर रही थी, ठीक है। तो ए जीनस की स्पीशीज में ज्यादा सिमिलरिटी, बी जीनस की खुद की स्पीशीज में ज्यादा सिमिलरिटी। अब यहाँ ए और बी जीनस में भी B20 कैरेक्टरिस्टिक में कॉमन देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो मैंने उठा करके इनको कॉमन फैमिली में रख दिया, ठीक है। तो जैसे ये पैंथेरा है और ये फेलिस है, जीनस पैंथेरा है और जीनस फेलिस है, इनमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक कॉमन है, तो इनको कॉमन फैमिली दैट इज फेलिडी फैमिली में मैंने रख दिया, ओके। इस तरीके से होता है, कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक कॉमन मिलते जाएंगे और हम इनको हायर टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज में पुट एक साथ रखते जाएंगे, ओके। तो यही बोल रहे हैं दैट इज it is a group of related genera with less number of similarity as compared to genus and species characterized on the basis of vegetative। हाँ, जब प्लांट की फैमिली आप बनाते हो तो उसमें प्लांट के वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक एज वेल एज रिप्रोडक्टिव कैरेक्टरिस्टिक दोनों को कंसिडर आपको करना होता है, सिर्फ एक को नहीं कंसिडर करोगे, वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक को भी और फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक दोनों को ही कंसिडर करोगे। ऑर्डर, फैमिली के ऊपर ऑर्डर होता है। अभी फैमिली तक हम बहुत बारीकी से चीजें देख रहे थे। स्पीशीज में हमने देखा 100 में से 80 कैरेक्टर मिलना चाहिए एक ही जीनस में रखने के लिए, ठीक है, मतलब एक ही जीनस के स्पीशीज के बीच में 80-80 कैरेक्टर थे, एक ही फैमिली के जीनस के बीच में 50-50 कैरेक्टरिस्टिक सिमिलर होनी चाहिए थी, ठीक है। अब ऑर्डर में हम क्या करेंगे, देखेंगे दो फैमिली में 10-10 कैरेक्टरिस्टिक कॉमन है, हम उठा करके ऑर्डर में रख देंगे। ऑर्डर के ऊपर की कैटेगरी क्लास है, 2 ऑर्डर है जो सिर्फ 5 कैरेक्टरिस्टिक में कॉमन है, सपोज हम उसको उठा करके कॉमन क्लास में रख देंगे। 2 क्लास हैं, ठीक है, 2 क्लास है, उनमें 3 कैरेक्टरिस्टिक ही कॉमन है, हमने उठा करके सेम फाइलम में रख दिया। 2-3 फाइलम है, उनमें सिर्फ 2-2 कैरेक्टरिस्टिक कॉमन है, हमने उठा करके उसको सेम किंगडम में डाल दिया, ठीक है। मतलब ऑर्डर से लेकर के ऊपर की कैटेगरी में आपको बारीकी से चीजों में सिमिलरिटी नहीं मिलाना है, सिमिलरिटी को नहीं देखना है, कुछ थोड़ी सी भी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है आप उसको हायर टेक्सोनॉमिक कैटेगरी में पुट करते जाओगे, यही बोल रहा है। कैटेगरी लाइक स्पीशीज, जीनस एंड फैमिली आर बेस्ड ऑन अ नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर, कई सारे सिमिलर कैरेक्टर की बेसिस पर आप स्पीशीज, जीनस और फैमिली को बनाते हो। जनरली ऑर्डर एंड अदर हायर टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज आर आइडेंटिफाइड बेस्ड ऑन द एग्रीगेट ऑफ कैरेक्टर। ऑर्डर हायर कैटेगरी है, इट इज द असेंबलेज ऑफ फैमिली विच एग्जिबिट फ्यू सिमिलर कैरेक्टर, ठीक है। जब आप क्लास पढ़ोगे तो वहां पे भी फ्यू सिमिलर कैरेक्टर यदि मिल रहे हैं ऑर्डर्स में, तो उनको उन ऑर्डर्स को उठा करके एक कॉमन आप क्लास में रख दोगे। तो ऑर्डर एंड ऑनवर्ड आपको फ्यू वर्ड पे जोर देना रहता है। जीनस, स्पीशीज, जीनस एंड फैमिली के लिए आप मैनी सिमिलरिटीज को ऑब्जर्व करते हो, ठीक है, कंसिडर करना पड़ता है। द सिमिलर कैरेक्टर आर लेस इन नंबर एज कंपेयर टू डिफरेंट जनरा इंक्लूड इन अ फैमिली, ठीक है। ऑर्डर पॉलीमोनियल्स, इसमें कॉन्वॉल्वुलेसी एंड सोलेनेसी को रखा गया है। वैसे ऑर्डर फेलिडी में जो है आप फेलिडी फैमिली है। ऑर्डर कार्निवोरा है जिसमें फेलिडी फैमिली, जिसमें आप पैंथेरा और बिल्ली सबको रखते हो, और कैनिडी जिसमें आप डॉग, जैकल इन सबको रखते हो, हाइना इन सबको रखते हो, ठीक है। देन क्लास, इट इंक्लूड ऑल रिलेटेड ऑर्डर्स हैविंग फ्यू सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक, फ्यू वर्ड आता जा रहा है। मैमेलिया, इसमें प्राइमेटा, कार्निवोरा ऑर्डर रखे गए हैं। प्राइमेटा में आप मंकी, गोरिल्ला, गिब्बन एंड ह्यूमन को देखते हो, कार्निवोरा में टाइगर, कैट, डॉग सबको रखते हो, ठीक है। तो फ्यू कैरेक्टरिस्टिक। देन क्लास से ऊपर जो आ जाता है वो फाइलम या डिवीजन आ जाता है। फाइलम ये आप एनिमल के लिए यूज करते हो, डिवीजन आप प्लांट के लिए यूज करते हो। तो क्लासेस कंप्राइजिंग एनिमल लाइक फिशेस, एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड्स विद मैमल्स, इन सबको आप एक ही फाइलम दैट इज कॉर्डेटा फाइलम में रख देते हो। इनको सेम फाइलम कॉर्डेटा में रखने का कारण कुछ कॉमन फीचर्स हैं इनके। इन केस ऑफ प्लांट, क्लासेस विद अ फ्यू सिमिलर कैरेक्टर आर असाइन टू हायर कैटेगरी कॉल्ड डिवीजन, ठीक है। कॉर्डेटा में देखो फिश, एम्फीबिया, रेप्टाइल, एविस एंड मैमेलिया सभी रखे गए हैं, और इनको सभी को एक ही फाइलम कॉर्डेटा में रखने का बेसिस क्या है, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड इन देयर लाइफ साइकिल, डॉर्सल हॉलो न्यूरल नर्वस सिस्टम, इसके अलावा वेंट्रल हार्ट हुआ, फेरेंजियल गिल स्लिट्स हुआ, ये सब। डिवीजन, प्लांट के केस में डिवीजन जैसे एंजियोस्पर्म, तो इसमें 2 क्लास है, डाइकॉट और मोनोकॉट, ठीक है। किंगडम, हाईएस्ट कैटेगरी है टेक्सोनॉमी की। ऑल एनिमल बिलोंगिंग टू वेरियस फाइला आर असाइंड द हाईएस्ट कैटेगरी किंगडम एनिमेलिया, और हाईएस्ट किंगडम फॉर प्लांट्स के लिए जो नाम दिया जाता है वो हो जाता है प्लांटी, ओके।
तो ये चीज़ है। अब टेक्सोनॉमिक हियरार्की में हमें ये समझ में आ गया क्लियर, वो हमने बना के देखा था कि आप किंगडम से स्पीशीज की ओर जाओगे तो आपको नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक बढ़ती हुई दिखाई देंगी, या स्पीशीज से ऊपर की तरफ जाओगे तो नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक घटती हुई दिखाई देंगी। हाँ, यहाँ जितना लोअर द टैक्सॉन मोर और द कैरेक्टरिस्टिक दैट आर मेंबर विद इन द टैक्सॉन शेयर, नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक लोअर टैक्सॉन में ज़्यादा देखने को मिलती है। हायर द कैटेगरी ग्रेटर इज द डिफिकल्टी ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेशनशिप अदर टैक्सा एट द सेम लेवल। अब फाइलम के लेवल पे देखो, ठीक है, फाइलम के लेवल पे देखो तो फाइलम के लेवल पे यदि हम कॉर्डेटा की बात करें, ठीक है, तो कॉर्डेटा में फाइलम में ह्यूमन भी है और हर्डमानिया भी है, सी स्कर्ट जिसको हम कहते हैं, ठीक है। या फाइलम के लेवल पे देखो तो आप देखो दैट इज, हाँ इसे कोई देख लो, ठीक है। या किंगडम के लेवल पे देखो एनिमेलिया, हम भी एनिमल है, एक स्पॉन्जेस जो पोरीफेरा फाइलम को बिलोंग करता है वो भी एक एनिमल है। तो आपको सोच के लगता है कि हम भी एनिमल हैं और एक पोरीफेरंस जो हैं, जो स्पॉन्जेस हैं, ठीक है, वो भी एक एनिमल है। तो हायर टेक्सोनॉमिक कैटेगरी में इनके बीच में रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना बहुत टफ हो जाता है। यही लिखा है, हायर द कैटेगरी ग्रेटर इज द डिफिकल्टी ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेशनशिप टू अदर टैक्सा एट द सेम लेवल, ठीक है, ये चीज। Hence the problem of classification become more and more complex। अब ये एक चार्ट दिया हुआ है, यहाँ पर सिंपल है, देखो ये है मैन कॉर्डेटा का है, हाउस फ्लाई नॉन कॉर्डेट का है, मैंगो जो है डाइकॉट क्लास का है और वीट जो है मोनोकॉट क्लास का है। तो देखो मैन, इसका बायोलॉजिकल नेम या साइंटिफिक नेम होमोसेपियन, जीनस जो है होमो, फैमिली होमिनिडी, ऑर्डर प्राइमेटा, क्लास मेमेलिया एंड फाइलम जो है कॉर्डेटा है। हाउस फ्लाई का देखो तो मस्का डोमेस्टिका, जीनस मस्का, मुसिडी, डायप्टेरा, इंसेक्टा और आर्थ्रोपोडा इज द फाइलम। मैंगो को देखो तो मेंजीफेरा इंडिका इज द फुल नेम, फुल साइंटिफिक नेम, मेंजीफेरा जीनस, एनाकार्डियेसी इसकी फैमिली, सेपेंडियल इज ऑर्डर, डाइकॉट इज क्लास एंड डिवीजन इज एंजियोस्पर्म। प्लांट के लिए फाइलम की जगह डिवीजन यूज करेंगे। वीट के केस में देखो तो दिस इज ट्रिटिकम एस्टाइवम, बॉटनिकल नेम ट्रिटिकम, ठीक है। और उसके बाद फैमिली पोएसी, इसको हम ग्रेमिनी या सिरिल फैमिली के नाम से भी जानते हैं, और ऑर्डर पोइल्स हो जाता है, मोनोकॉट, और जो डिवीजन हो जाता है वो एंजियोस्पर्म होता है। इससे कई बार कई तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। अब टेक्सोनॉमिक एड्स जो हैं वो तो अब सिलेबस में है नहीं। अब यहाँ पर हम एक चीज़ को और देख लेते हैं, दैट इज ये अर्न्स्ट मेयर जो है, इन्होंने बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज को दिया था। बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज ये बोलती है कि जैसे ये ए जीनस है और ये बी जीनस है, ये ए जीनस के स्पीशीज हैं, ठीक है। अब ये एक स्पीशीज के इंडिविजुअल जो होते हैं वो पॉपुलेशन को बनाते हैं, ठीक है, एक ही स्पीशीज के इंडिविजुअल पॉपुलेशन को बनाते हैं, ठीक है। तो सपोज ये जैसे पैंथेरा लियो, पैंथेरा पार्डस, पैंथेरा टिग्रिस, ठीक है। यहाँ पर ये लियो लायन है, ये पार्डस है, और ये टिग्रिस टाइगर है, ठीक है। आप सोचो कि पैंथेरा लियो एक स्पीशीज है, ये एक स्पीशीज है पार्डस, और ये जो है टिग्रिस स्पीशीज है। तो आप देखोगे जो लियो है उसका लियो के साथ ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा और वो फर्टाइल प्रोजेनी प्रोड्यूस करने में कैपेबल होगा, ओके। यहाँ पे इनके बीच में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, इनके बीच में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, टाइगर का टाइगर के साथ होगा, लायन का लायन के साथ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, लेपर्ड का लेपर्ड के साथ होगा। बट यदि आप सोचो कि आप लायन का लेपर्ड के साथ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करा दो तो ये पॉसिबल नहीं है। सपोज प्रोजेनी प्रोड्यूस भी हो गई तो वो स्टेराइल हो जाएगी, क्योंकि होमोलोगस क्रोमोसोम्स वहां पर नहीं होंगे। इसको सेल डिवीजन वाली कॉन्सेप्ट पे लेकर के आओ। मियोसिस में गैमेटोजेनेसिस के समय मियोसिस होगी और मियोसिस के लिए हमें होमोलोगस क्रोमोसोम चाहिए, तो लायन के क्रोमोसोम अलग होंगे, पार्डस के क्रोमोसोम अलग होंगे, जो कि जाइगोटीन में पेयरिंग शो नहीं कर सकते। तो बेबी तो प्रोड्यूस हो गया, लेकिन बेबी जो है वो स्टर्लिटी शो करेगा, दैट इज वो फर्टाइल नहीं होगा, उसमें गैमेटोजेनेसिस नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये चीज कि एक ही स्पीशीज के इंडिविजुअल के बीच में ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है। तो स्पीशीज को कैसे डिफाइन किया, अर्न्स्ट मेयर ने डिफाइन किया। उन्होंने बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज दी कि एक ही स्पीशीज के इंडिविजुअल के बीच में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यदि हो रहा है
मतलब यदि इंडिविजुअल के बीच में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है और फर्टाइल प्रोजेनिस प्रोड्यूस हो रही है, दैट मीन्स वो एक ही स्पीशीज को बिलोंग करते हैं। ठीक है, ये चीज है। तो अब यहां पर इनका देखते जाओ। हाँ, इनको डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी बोला जाता है, डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी बोला जाता है। ओके, और इनको एक कॉमन टाइटल दिया गया था। इन्होंने 1953 से 1975 तक इन्होंने हार्वर्ड ज्वाइन किया था। ठीक है, और यहां तक, और इनको एक टाइटल दिया गया था अलेक्जेंडर अगासिस प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी एमेरिटस, यानी उन्होंने बहुत ज्यादा इवोल्यूशनल इस ओरिजिन ऑफ स्पीशीज डाइवर्सिटी, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज तो चार्ल्स डार्विन ने लिखी थी, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज डाइवर्सिटी पर बहुत ज्यादा काम किया था। सिंपल सा है, ये जो एक ही स्पीशीज के इंडिविजुअल हैं, ठीक है, एक ही स्पीशीज के इंडिविजुअल है। हम क्लियरली देखते हैं कि लिविंग थिंग्स में इवोल्यूशन की प्रोसेस होती रहती है। इसमें से अब क्या हुआ कि ये जो है बेबीज इनके बन रहे थे, ठीक है, अब क्या हुआ, इसी बीच किसी एक इंडिविजुअल में म्यूटेशन हो गया और वो थोड़ा सा डिफर कर गई। अब हम देख रहे हैं आगे चल के कि ये वाला इंडिविजुअल जो है, ये सब तो लियो है, सपोज पैंथेरा लियो थे, ठीक है, ये बाकी ये सब पैंथेरा लियो थे, ये पैंथेरा लियो स्पीशीज है, ठीक है, ये सब लायन है। अभी लायन के एक मतलब ये प्रोजेनिस में से एक में म्यूटेशन हो गया। अब ये म्यूटेशन होने के कारण लायन के साथ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर पा रही है, तो आगे चल करके ये एक नई स्पीशीज के रूप में, दैट इज पैंथेरा लियो से ये पैंथेरा एक्स के रूप में एक नई स्पीशीज के रूप में इवॉल्व हो जाएगी। तो दैट इज जो अर्न्स्ट मेयर थे, उन्होंने जो सबसे ज्यादा ही ऑलमोस्ट सिंगल हैंडेडली मेड द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज डाइवर्सिटी द सेंट्रल क्वेश्चन ऑफ इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। ठीक है, चार्ल्स डार्विन का ओरिजिन ऑफ स्पीशीज किस तरीके से इवॉल्व हुई और स्पीशीज में फिर और कैसे स्पीशीज के बाद उससे एक स्पीशीज से फिर एक किस तरीके से नई स्पीशीज का इवोल्यूशन होता है। ठीक है, ये सेम लायन की पॉपुलेशन थी, बट एक जो है वो डिफर कर गया, अब वो लायन के साथ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर रहा है, तो इसको मैं एक नए स्पीशीज के रूप में डेजिग्नेट कर दूंगी। ये काम किया था अर्न्स्ट मेयर ने। ठीक है, he also pioneered the currently accepted definition of biological species. Meyer was awarded 3 prizes which regarded as the triple crown of biology. तो बाल्जन प्राइज उनको 1983 में मिला था, इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी उनको 1994 में मिला था, और क्राफोर्ड प्राइज जो है उनको 1999 में मिला था, और 2004 में इनकी डेथ हुई थी। ठीक है, तो अर्न्स्ट मेयर, इनकी फोटो, हाँ, अर्न्स्ट मेयर जो है दैट इज के बारे में ये है, ट्रिपल क्राउन जो बायोलॉजी की फील्ड में मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड है, दैट इज बाल्जन इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी एंड क्राफोर्ड प्राइज, ये तीनों ही इनको मिले थे। और इनका जो सबसे ज़्यादा जो इनका कंट्रीब्यूशन था दैट इज ये चीज़ था, दैट इज कहाँ लिखा हुआ है, सिंगल हैंडेडली ओरिजिन, जस्ट मिनट, इसको हाईलाइट कर लेना, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज डाइवर्सिटी इज द सेंट्रल क्वेश्चन ऑफ इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। तो बस यही कि यदि एक स्पीशीज के इंडिविजुअल्स के बीच में यदि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होना बंद हो जाता है, तो समझ लो उस स्पीशीज से एक नई स्पीशीज का इवोल्यूशन हो चुका है। ओके, सो ये था हमारा दैट इज द लिविंग वर्ल्ड। ओके, सो बिल्कुल छोटा सा है, 4, 5, 6 बार आप इसको जरूर रिवाइज कर लेना। 2 क्वेश्चन तो हम एक्सपेक्ट करते ही हैं इस टॉपिक से। थैंक यू, टेक केयर।